नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होगे, अपना ध्यान रख रहे होगे। तो दोस्तों, जैसे कि हम मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रायोरिटी बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं, या हम कहें कि ऐसे क्वेश्चंस जिसके अंदर जो सिनेरियो दिया हुआ होता है, एक सीन दिया होता है कि एक नर्स को इस सीन के ऊपर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सबसे पहले क्या करना चाहिए, इसके बाद क्या करना चाहिए, ऐसे जो क्वेश्चन है दोस्तों वो हमने पढ़े हैं। मैंने लगभग आपको 20 क्वेश्चंस करवा दिए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, जो मोस्ट प्रायोरिटी बेस्ड अगर मैं इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग अगर मैं उनको बताऊं तो सबसे इंपॉर्टेंट जो 20 जो सिनेरियो है दोस्तों मैं आपको बता चुका हूं। तो अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो एक बार आप जाकर वो क्लास जरूर देखो। इसके बाद हम आज आगे बढ़ते हैं। तो आज मैं आपको लगभग 10 क्वेश्चन करवाऊंगा। 10 प्रायोरिटी बेस्ड जो केस हैं या मोस्ट प्रायोरिटी बेस्ड जो सिनेरियो है दोस्तों वो मैं आज आपको इस क्लास में करवाऊंगा। इसके बाद फिर मैं एक क्लास और लेके आऊंगा। उस क्लास के अंदर जितने बहुत सारे बस क्वेश्चंस लेके आऊंगा दोस्तों, उसके अंदर मैं आपको कम से कम लगभग 50 से भी ज़्यादा जो क्वेश्चंस हैं वो मैं सारे आपको एक ही क्लास के अंदर करवाऊंगा। उसके अंदर डायरेक्टली क्वेश्चंस होंगे, उनके आंसर करवाऊंगा मैं कि कैसे क्या होता है, क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो उस क्लास के बाद में जो एक क्लास और मैं इस क्लास के बाद में एक क्लास और लूँगा मैं, और उस क्लास में मैं आपको कंप्लीट वो करवा दूंगा कि जितने भी प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन है वो आ सकते हैं, उन सब के बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। तो आज की जो हमारी क्लास है दोस्तों उसको हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे सामने एक क्वेश्चन है दोस्तों कि ए 45-year-old मैन सस्टेन्स ए केमिकल आई इंजरी ड्यूरिंग द वर्किंग इन ए फैक्ट्री, व्हाट शुड बी द फर्स्ट प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन। देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है कि एक 45 साल का आदमी है दोस्तों, उसको आई इंजरी होती है, वो भी कैसी इंजरी है, केमिकल आई इंजरी। तो ये जो सीन हो गया दोस्तों किसका हो गया कि आपको केमिकल जो आई इंजरी है ना दोस्तों उसका केस है ये, ठीक है, या उसका एक सीन हो गया। ड्यूरिंग वर्किंग इन ए फैक्ट्री, वो काम कर रहा था अपनी कंपनी के अंदर, अपनी फैक्ट्री के अंदर, तो उस दौरान उसको ये इंजरी हुई है। तो व्हाट शुड बी द फर्स्ट प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन, ये आपको वैसे भी आना चाहिए। देखो ऐसी चीजें हैं कि अगर हम सोसाइटी के अंदर भी देखे जाकर तो ये देखने को मिलता है दोस्तों कि जो बहुत सारे लोगों को केमिकल इंजरीज हो जाती है और उनको पता नहीं रहता कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो उसके बारे में पढ़ेंगे हम। सबसे पहला दे रखा है दोस्तों कि आपको जो आंखों की जो पीएच है उसको चेक करना चाहिए। दूसरा दे रखा है दोस्तों कि जो आईज है उनको क्या करना चाहिए दोस्तों, इरिगेट करना चाहिए। इसके बाद दे रखा है कि जो विजुअल एक्यूटी है, मतलब आंखों का जो हम देखते हैं कि भाई कितनी दूरी तक देख सकता है, कितनी दूरी तक नहीं देख सकता, जो टेस्ट होता है कि हमारा जो विजन है वो बिल्कुल ठीक है या नहीं है, एक्यूरेट है या नहीं है, तो उसके लिए किया जाने वाला वो करेंगे हम सबसे पहले। या फिर सबसे पहले हम एंटीबायोटिक्स देंगे, जो भी हमें डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया है दोस्तों, उस एंटीबायोटिक को हम क्या करेंगे, उसको अप्लाई करेंगे। तो दोस्तों आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। तो मैंने जैसे कि आपको सभी क्वेश्चंस में करवाया है उसी प्रकार से इस जो केस सीन की जो भी प्रायोरिटीज है वो मैं आपको लिखाता हूँ। सबसे पहले ध्यान रखना, आप चाहे कहीं भी हो, आप चाहे हॉस्पिटल में हो या उसके बाहर हो, कहीं भी हो, स्टार्टिंग कहां से करोगे दोस्तों, इरिगेट द आईज। आईज को क्या करोगे दोस्तों, इरिगेट करोगे। अब मैं आपको कई केस दिखाता हूं, इसमें कई चीजें बताता हूं आपको, इंपॉर्टेंट चीजें मैं, ठीक है। इरिगेट द आईज, आप मान लो हॉस्पिटल से बाहर हो, ठीक है, क्योंकि आप तो एक नर्स हो, एक नर्स हमेशा के लिए नर्स होती है, वैसे नहीं कि वो हॉस्पिटल में काम कर रही है तभी नर्स। अगर आपके सामने कोई भी केस आता है तो उस समय भी आप नर्स हो, और आप नर्स नहीं भी है कोई पर्सन तो भी उसको क्या करना चाहिए उसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। अगर आप मान लो आउटसाइड द हॉस्पिटल हो और आपके पास कुछ है नहीं इरिगेट करने के लिए, किस चीज से इरिगेट करते हैं उसके बारे में अभी बात करेंगे हम। आउटसाइड द हॉस्पिटल हो आप, तो आपके पास कुछ नहीं है दोस्तों, और आपके उस जो पेशेंट है, जो पर्सन है, उसकी आंखों में कुछ केमिकल चला गया, उसे हम केमिकल इंजरी के नाम से जानते हैं कि डायरेक्टली केमिकल स्प्लैश हुआ है, उसकी आंखों में गिरा है, तो वो केमिकल इंजरी कहलाएगा। अब हॉस्पिटल के बाहर है, अब आपके पास कुछ ही नहीं है, तो एक चीज तो सबके पास होता है ना दोस्तों, टैप वाटर। तो उस कंडीशन के अंदर आप क्या करोगे दोस्तों, टैप वाटर का यूज करके कम से कम 15 से और 20 मिनट तक उस पर्सन की आंखों को क्या करना है दोस्तों, इरिगेट करना है। क्या करना है, इरिगेट करना है। पहला, आउटसाइड द हॉस्पिटल अगर आप हो तो आप किसका यूज करोगे दोस्तों, टैप वाटर का, क्योंकि आपके पास और कुछ अवेलेबल है नहीं कि आपको मैं कहूं कि भाई आरएल से करो, नॉर्मल सलाइन से करो, किसी से करो, तो वो तो आपके पास अवेलेबल है नहीं। तो उस कंडीशन के अंदर आप क्या यूज करोगे, टैप वाटर के यूज करोगे। तो वहां पर भी फर्स्ट प्रायोरिटी तो क्या बनेगी दोस्तों, इरिगेट द आईज ही बनेगी। अब हम बात करते हैं हॉस्पिटल के अंदर, क्योंकि जितने भी जो केस है वो अकॉर्डिंग टू हम हॉस्पिटल ही पढ़ रहे हैं। आप अगर एम्स के अंदर लोग हॉस्पिटल के लिए ही बताएंगे कि वो क्या करना चाहिए, ठीक है। तो वहां पर भी फर्स्ट जो प्रायोरिटी आएगी दोस्तों वो इरिगेट द आईज ही आएगी। क्या आएगी, इरिगेट द आई। अब आई को इरिगेट किससे करते हैं दोस्तों, आई को ना हम 3 चीजों से इरिगेट करते हैं। एक तो हम करते हैं ओक्यूलर जो सॉल्यूशंस आते हैं कुछ, ठीक है, जो कि इंडिया में भाई अवेलेबल बहुत मुश्किल से किसी हॉस्पिटल में हो सकते हैं, ये अवेलेबल ही नहीं होते हैं, ठीक है। इसे करते हैं, क्रॉस मत लगाओ, मतलब क्या, तो ओक्यूलर सॉल्यूशन से करो आप, ठीक है, या दोस्तों आरएल यूज करो या फिर एनएस यूज करो। अब आप सर की मान लो 3 ऑप्शन में है तो क्या करेंगे,
ओक्यूलर सॉल्यूशन से करेंगे, आरएल से करेंगे या फिर एनएस से करेंगे। तो सबसे पहला तो दोस्तों जो ओक्यूलर सॉल्यूशन है वो सबसे बेस्ट होते हैं, उन्हीं से करेंगे। अगर आरएल और एनएस दोनों में आए ना तो ज्यादातर लोग है ना आरएल का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? आरएल का। फिर दूसरे नंबर पे एनएस का यूज किया जाता है। कारण बताता हूं मैं। ज्यादातर मैक्सिमम मान लो जो केमिकल्स होते हैं ना दोस्तों, हम आंखों की जो पीएच है ना वो हमको लगभग 6 से 7 बनाए रखनी हुई होती है कि नॉर्मल जो पीएच हम कोशिश करेंगे कि उस पेशेंट को जो इंजरी हो गई है उसकी जो पीएच हम कितनी मेंटेन रखें, उसकी आंखों की पीएच हम 6 से 7 के बीच में मेंटेन रखें। अब यहां पर बात आती है कि भाई आरएल से क्यों करना चाहिए और एनएस को कम प्रायोरिटी क्यों देते हैं, ठीक है, आरएल को ज्यादा प्रायोरिटी क्यों देते हैं। तो आरएल जो होती है ना उसकी जो खुद की जो पीएच होती है ना वो लगभग 6 to 7.5 होती है और हमें ये पीएच भी कितनी बनानी है दोस्तों, 6 से 7 के बीच में लेके आनी है। तो लगभग आरएल की जो पीएच है वो इसके इक्वल है। एनएस थोड़ा सा क्या होता है दोस्तों, एसिडिक होता है थोड़ा सा। एनएस जो होता है उसकी पीएच जो होती है वो लगभग 4.5 से 7 के बीच में होती है। तो यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है लोअर वाला वो थोड़ा कम हो गया, इसलिए हम मेनली मैक्सिमम क्या यूज करते हैं दोस्तों, आरएल यूज करते हैं। लेकिन कुछ हॉस्पिटल्स के अंदर एनएस भी यूज किया जाता है, एनएस से भी इरिगेट किया जाता है। लेकिन दोस्तों अगर आपके पास दोनों ऑप्शन हो कि आरएल या एनएस में से किससे करना चाहिए, तो इसका जो आंसर आएगा दोस्तों वो क्या आएगा, आरएल आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। और इन तीनों में से तो ओक्यूलर सॉल्यूशन सबसे पहले यूज करेंगे, लेकिन ओक्यूलर सॉल्यूशन ना तो ऑप्शन में देगा आपको, वो इतना मूर्ख है नहीं कि ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। तो फिर हम क्या यूज करेंगे दोस्तों, आरएल यूज करेंगे। तो पहला जो हो गया दोस्तों वो क्या हो, इरिगेट द आईज। कम से कम कितनी देर के लिए, यहां पर 10 मिनट के लिए करेंगे हम। हॉस्पिटल के अंदर कितनी देर करेंगे, कम से कम 10 मिनट के लिए हम आंखों क्या करेंगे, इरिगेट करेंगे। बाहर हम टैप वाटर से कर रहे हैं, वहां पर हम 15 से 20 मिनट के लिए इरिगेट करते हैं, ठीक है। लेकिन वहां पर हमारे पास कुछ है नहीं। अब यहां पर देखो दोस्तों 10 मिनट इरिगेट क्यों किया, इसके बाद क्या करना है वो मैं आपको समझाता हूं कि यहां पर सिर्फ 10 मिनट क्यों किया, यहां पर 15 से 20 मिनट क्यों किया। तो पहला ऑप्शन क्या आ गया, इरिगेट द आइज। सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, आइज को इरिगेट करेंगे। दूसरा, इसके बाद में दोस्तों ये आता है कि भाई अब आपको सिर्फ 10 मिनट क्यों करते हैं, क्योंकि वहां पर दोस्तों हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हैं। अब हम ये देखेंगे कि आंखों की जो पीएच है दोस्तों, क्योंकि मान लो आंखों के अंदर एसिड गया है, केमिकल्स गए हैं, एसिडिक जो पीएच है वो बन गई उसके कारण, और हमें पीएच को नॉर्मल लेके आना है दोस्तों। तो वहां पर हमारे पास हम चेक करेंगे। अब इसके बाद चेक द पीएच ऑफ आइज। आंखों की जो पीएच है दोस्तों वो क्या की जाएगी, चेक की जाएगी, और वो कितनी होनी चाहिए, दैट शुड बी 6 to 7, जो कि कितनी होनी चाहिए दोस्तों, 6 से 7 होनी चाहिए। अगर आंखों की पीएच दोस्तों 6 से 7 नहीं है ना, 6 से 7 नहीं है, ठीक है, दो कंडीशन हो गई। मान लो कि एक तो 6 से 7 पीएच आ गई आपके पास, और एक ये हुआ कि आपने आंखों को इरिगेट कर दिया, उसके बाद में भी जो पीएच है दोस्तों 6 से 7 के बीच में नहीं आई, ठीक है। स्ट्रिप्स आती हैं, उनको डायरेक्टली अप्लाई करके हम पीएच को क्या कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं। अब पीएच मान लो दोस्तों 6 से 7 आ गई, अब नेक्स्ट स्टेप करेंगे, और अगर नहीं आई ना दोस्तों तो हम वापस से री इरिगेट करेंगे आइज को, ध्यान रखना। इसलिए वहां पर 10 मिनट भी हमारे पास इनफ है, क्यों, क्योंकि हम दोबारा से क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। वहां पर अब 10 मिनट के बाद दोबारा से 10 मिनट और करेंगे। तो अगर 6 से 7 नहीं आई ना तो हमें पीएच को लेके आना है, तो वापस से री इरिगेट करेंगे, री इरिगेट द आइज, और इसको लेके ही आना पड़ेगा हमें कितना, 6 से 7 तक। वहां पर हम 6 से 10 मिनट इसलिए कर रहे हैं ताकि हम नेक्स्ट प्रोसीजर पे जल्दी से पहुंच जाए। मतलब पीएच नॉर्मल आ गई तो री इरिगेट करने का कोई इतना ज्यादा फायदा है नहीं, क्योंकि हमने जो नॉर्मल लाना था वो ले आए। तो इसके बाद में हम क्या करेंगे दोस्तों, पीएच अब आ गई 6 से 7 में, तो तीसरी जो स्टेप आएगी दोस्तों वो क्या आएगी कि अब हम चेक करेंगे, असेस करेंगे, जो आंखों की विजुअल एक्यूटी है ना उसको हम असेस करेंगे। तो असेस द विजुअल एक्यूटी। भाई आंखों को चेक भी तो करेंगे, काम कर रही है नहीं कर रही, ऐसे तो है नहीं कि आते ही चेक करने लग गए आप, तो वो इंजरी जो है दोस्तों वो क्या हो जाएगी, और ज्यादा बढ़ने लग जाएगी, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं दोस्तों, आंखों की जो एक्यूटी है ना उसको क्या करते हैं, पहले चेक करते हैं। अब जैसे ही आंखों की एक्यूटी आपने चेक कर ली दोस्तों, अब जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर है दोस्तों, ठीक है, वो आपको क्या करेगा, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है, वो आपको क्या करेगा, जो भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेगा उनको आप अप्लाई करोगे। तो फिर फोर्थ आप करोगे, अप्लाई एंटीबायोटिक्स एज प्रिस्क्राइब्ड। अगर उसने एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब किए तो आप उनको क्या करोगे दोस्तों, अप्लाई करोगे। तो ये आपका 4th नंबर पे आएगा। कुछ ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट उसके बाद में क्या करते हैं, अप्लाई करवाने के बाद में जो आईज है दोस्तों उसको पैच के साथ क्या करवा देते हैं, कवर करवा देते हैं, जिसमें इंजरी हुई है। तो कवर द आई विद पैच। कुछ ओपन भी रखवाते हैं, लेकिन आप इसको ध्यान रखना, इस सीक्वेंस में आप इसको याद रख लेना कि कवर द आई विद पैच, ठीक है। तो ये आपके 5 हो गए, बस 5 ही बहुत है, इतने ही याद कर लो, ज्यादा नहीं है। देखो अब आपने पिछली वाली क्लास देखी होगी, कुछ बच्चों को ऐसे लोगों से मुझे याद नहीं होता है, मैं भूल जाता हूं बार बार। तो दोस्तों आप है ना अपने आपको ना पूरा एकदम नेचुरली वहां पर ऐसे सोचो कि मैं ना हॉस्पिटल में काम कर रहा हूं, अपने आप को दिल में सोचो कि मैं एम्स में काम कर रहा हूं, ठीक है, मैं एम्स के अंदर लग गया, जो आपकी फेवरेट एम्स उसमें लग गया मैं,
और मैं वहां पर इमरजेंसी डिपार्टमेंट के अंदर वहां पर खड़ा हूँ या खड़ी हूँ, ठीक है, एकदम से बस फिर उस केस के बारे में सोचो कि भाई जो मैंने आपको जैसे पढ़ाया नहीं, भाई पहले ये करना चाहिए फिर ये करना चाहिए, पूरा ऐसे सोचो कोई पेशेंट आया है, उसके अटेंडर आपके पास आके जल्दी से बोल रहे हैं कि इसके आंखों के अंदर है ना कुछ केमिकल्स गिर गए हैं, केमिकल आई इंजरी हो गई है, तो आप सोचो कि फिर मेरे को क्या क्या करना है। फिर जो मैंने आपको बताया ना, जल्दी पूरी वीडियो बना लो अपने दिमाग के अंदर कि भाई मुझे क्या करना है। मैं जल्दी से आके गई, मैंने एनएस लिया, एनएस से उसको या आरएल लिया, ठीक है, आरएल लेके मैंने उसको क्या किया, आंखों को जल्दी से इरीगेट किया, फिर मैंने पीएच आई की चेक की, ये नॉर्मल आई नहीं, दोबारा से इरीगेट करने की जरूरत पड़ी। फिर हेल्थ केयर डॉक्टर आया, उसने एंटीबायोटिक अप्लाई किए, एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब की, मैंने वो एंटीबायोटिक उसके आईज में डाली, फिर आईवी किया तो आईवी डाली, ठीक है, आईवी दी, फिर उसके बाद में मैंने कवर किया पैसे। तो आपके दिमाग में एक स्टोरी बन जाएगी पूरी, का मैंने ऐसे ऐसे किया था, वो वीडियो आपके दिमाग में बनने लग जाती है, तो ऐसी चीज़ें याद हो जाएंगी। और कोई तरीका नहीं होता है याद करने का, ठीक है। और तरीका यही होता है आप हॉस्पिटल में काम करो, लेकिन इंडिया के अंदर बहुत ऐसे कहना नहीं चाहिए, बट बहुत कम ऐसे हॉस्पिटल होते हैं जो बिल्कुल प्रोटोकॉल से काम करती हैं, क्योंकि वर्कलोड जो है वो दोस्तों ज़्यादा होता है, वो एक रीज़न हो जाता है। तो हमारा पहला क्वेश्चन, हम वापस से हमारे क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। तो पहली चीज़ क्या करनी चाहिए दोस्तों, सबसे पहला काम करना चाहिए आंखों को इरीगेट। पहला हम क्या काम करेंगे दोस्तों, आंखों को इरीगेट करेंगे। इरीगेट करने के बाद फिर हम क्या करेंगे दोस्तों, आंखों की जो पीएच उसको हम चेक करेंगे, फिर असेस करेंगे हम विजुअल एक्यूटी को, और फिर अप्लाई करेंगे एंटीबायोटिक्स एज प्रेस्क्राइब्ड, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी इरीगेट द आईज। चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो स्क्रीनशॉट ले लो आप, है ना, क्वेश्चन का भी ले लो, इसके बाद में यहां से नेक्स्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब हमारे सामने जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों वो क्या है, एक क्लाइंट ऑफ सीवियर हार्ट फेलियर सडनली डेवलप्स सीवियर डिजनिया, पैलरनेस, टैकीकार्डिया, ब्लड टिंक्ड फ्रूटी स्पूटम एंड बीजिंग एंड क्रैकल साउंड, व्हाट शुड बी द फर्स्ट नर्सिंग एक्शन। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों ये। सबसे पहले इस क्वेश्चन को मैंने इस प्रकार से बनाया है आपके लिए कि आपको एक केस दिया है, उसमें सिम्टम दिए हैं, सिम्टम के बाद में आपको डायग्नोसिस बनानी है, और डायग्नोसिस के बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, आपको इस क्लाइंट का क्या करना है दोस्तों, आपको डायग्नोसिस के बाद में इस क्लाइंट का आपको प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन देखना है। तो पहली चीज देखो, इसके अंदर सिम्टम्स आ रहे हैं दोस्तों, एक तो आ रहा है डिजनिया का, देखो सीवियर डिजनिया। पहली चीज तो क्या है दोस्तों, इसमें दे रखा है कि जो क्लाइंट है ना सीवियर हार्ट फेलियर का क्लाइंट है, सीवियर हार्ट फेलियर, पहली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब इस सीवियर हार्ट फेलियर के क्लाइंट के अंदर जो सिम्टम्स है ना उनको आपको याद रखना है। एक तो इसके अंदर क्या आया दोस्तों, सीवियर डिजनिया आया। हो सकता है कि वो डायरेक्टली आपको ऐसे भी दे देगा, अभी मैं बताऊंगा इसकी डायग्नोसिस बना के कि क्या दे देगा, और फिर आपको करना है। ऐसे भी दे सकते हैं, सिम्टम वाइज भी दे सकते हैं। पैलर आ गया, इसके अलावा टैकीकार्डिया आ गया, और एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, टैकीकार्डिया डिजनिया ये और में भी मिल सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ब्लड टिंक्ड फ्रोथी स्पूटम, ब्लड टिंक्ड फ्रोथी मतलब झागनुमा, ब्लड में स्पूटम आ रहा है उसका, जिसके अंदर ब्लड है, टिंक्ड है, उस स्पूटम के अंदर झागनुमा है, और वीजिंग और क्रैकल साउंड है, वीजिंग एंड क्रैकल साउंड। इसके अलावा दोस्तों इसके अंदर साइनोसिस भी प्रेजेंट हो सकता है, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, मैं लिख देता हूँ आपको। दोस्तों ये सारे जो सिम्टम्स हो रहे हैं ना, पहली चीज तो क्या है, तो क्लाइंट है दोस्तों हार्ट फेलियर का क्लाइंट है। ध्यान रखना हमेशा हार्ट फेलियर का जो क्लाइंट है ना उसको एक चीज की बहुत क्या रह सकता है, रिस्क रहता है। अगर उसके अंदर ऐसे सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं ना हार्ट फेलियर के क्लाइंट के, तो ये बात कंफर्म है दोस्तों कि उस क्लाइंट के अंदर क्या हो गया है, पल्मोनरी एडिमा हो गया है। क्या हो गया दोस्तों, उस क्लाइंट के अंदर पल्मोनरी एडिमा हुआ है। तो हमने डायग्नोसिस बना ली पल्मोनरी एडिमा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि क्वेश्चन है ना डायरेक्टली ऐसे भी आ सकता है कि एक क्लाइंट ऑफ पल्मोनरी एडिमा कम्स टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट ऑफ ए हॉस्पिटल, व्हाट विल बी द फर्स्ट नर्सिंग एक्शन, या व्हाट विल बी द फर्स्ट प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन। ऐसे भी आ सकता है, या फिर ऐसे भी दे सकता है कि भाई ऐसे आपने पूरी आपको कंडीशन दे दी और उसके बाद में फिर आपको सिम्टम्स दे दिए, फिर आपको डायग्नोसिस भी आपको बतानी है, प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन भी आपको बताना है। तो ये थोड़ा सा टफ हो जाता है, इससे ज्यादा टफ कुछ क्वेश्चन बनता नहीं है। तो पल्मोनरी एडिमा क्लाइंट होगा, हार्ट फेलियर का क्लाइंट हो गया दोस्तों। अगर जैसे लेफ्ट हार्ट जो फेलियर होता है दोस्तों, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर क्या जो ब्लड एरोटा में नहीं जा पाता, तो फिर वापस से वो मान लो बैक फ्लो होने लग जाता है, तो वो लंग्स के अंदर जाता है, ठीक है, वेन के थ्रू। फिर जो कैपिलरीज होती हैं उनके अंदर क्या हो जाता है कि जो ब्लड है वो क्या हो जाता है दोस्तों, कलेक्ट हो जाता है। इसे हम किस नाम से जानते हैं, पल्मोनरी एडिमा के नाम से जानते हैं, ठीक है। आप रेस्पिरेटरी सिस्टम इसके बारे में और अच्छे से पढ़ते हो, ये हम ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ सकते। तो सिंपल सी बात है कि पेशेंट को क्या हो गया दोस्तों, हार्ट फेलियर के कारण हार्ट काम नहीं कर रहा, ब्लड को आगे नहीं पहुंचा रहा, जिसके कारण जो लंग्स की जो
लंग्स की जो वेसल्स हैं उनके अंदर ब्लड क्या हो गया दोस्तों, कलेक्ट हो गया है, ठीक है, जिससे क्या हो गया, पल्मोनरी एडिमा हो गया उस क्लाइंट को, और उस एडिमा के कारण ये सारे सिम्टम्स जो दोस्तों पेशेंट के अंदर देखने को मिल रहे हैं। क्वेश्चन सीधा ये है हमारे सामने कि हमें पहली चीज क्या करनी है, उस क्लाइंट के अंदर सबसे पहले हम ऑक्सीजन को एडमिनिस्टर कर ले डायरेक्ट, प्लेस द क्लाइंट इन हाई पोलर पोजीशन, असेस द क्लाइंट क्विकली और स्टार्ट द आईवी लाइन, कि भाई क्लाइंट को असेस करो, ये सारे सिम्टम्स आपको पता लग गए, तो इसका मतलब ये है कि जो पहला जो असेसमेंट है दोस्तों वो तो हो चुका, क्योंकि इस क्वेश्चन में दे रखा है ना भाई ये चीजें आ गई। तो अगर मान लो आपने ये सब चीजें देखी है कि बस क्लाइंट के अंदर टैकीकार्डिया है, तो टैकीकार्डिया अपनी पल्स देखी होगी तभी तो आपको पता लगा होगा ना, तो मतलब कि पहला जो असेसमेंट है दोस्तों उस क्लाइंट के अंदर हो चुका है। इसलिए ये जो वाला जो ऑप्शन है असेस द क्लाइंट क्विकली दोबारा से नहीं आएगा, क्योंकि ये चीजें हो चुकी हैं। अब ये कहां पर आएगा उसके बारे में बताता हूं, और पोजीशन क्यों पहले आएगा इसके बारे में। इसमें अंदर पहला जो ऑप्शन आएगा दोस्तों वो प्लेस द क्लाइंट इन हाई पोलर पोजीशन, प्लेस द क्लाइंट इन हाई, क्योंकि ऑक्सीजनेशन की प्रॉब्लम हो रही है क्लाइंट को, तो हाई पोलर पोजीशन देने से दोस्तों क्या होता है कि जो एयर भी है ना, देखो हम हमेशा ए बी और सी पढ़ते हैं, पोलर पोजीशन कभी भी दी जाती है ना तो वो क्या करती है, एयरवे को ओपन करने का काम करती है, ठीक है, एयरवे को क्या करने का काम करती है, ओपन करने का काम करती है। इसलिए हम पहले ऑक्सीजन तो जब काम करेगी जब एयरवे पूरा क्या रहेगा दोस्तों, ओपन रहेगा, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं दोस्तों, इसमें पहले हाई पोलर जो पोजीशन है दोस्तों वो क्या करते हैं, देते हैं। तो प्लेस द क्लाइंट इन हाई पोलर पोजीशन, हो सकता है क्वेश्चन ऐसे ना कि डायरेक्टली आ जाए कि पल्मोनरी एडिमा का क्लाइंट है उसको कौन सी पोजीशन दी जाती है, ठीक है, वो प्रायोरिटी वाइज नहीं है क्वेश्चन, लेकिन ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि कौन सी पोजीशन दी जाती है। तो पहला क्या आएगा दोस्तों इसके अंदर, प्लेस द क्लाइंट इन हाई पोलर पोजीशन, ऐसे क्लाइंट को हम क्या देंगे, हाई पोलर पोजीशन देंगे। इसके बाद में सेकंड दोस्तों उस क्लाइंट को हम देते हैं हाई कंसंट्रेटेड ऑक्सीजन, हाई कंसंट्रेटेड ऑक्सीजन दी जाएगी, इस क्लाइंट को क्या दी जाएगी दोस्तों, हाई कंसंट्रेटेड क्या दी जाएगी, ऑक्सीजन दी जाएगी। तो दूसरी जो प्रायोरिटी आएगी दोस्तों दैट विल बी ऑक्सीजन, दूसरी जो प्रायोरिटी आएगी वो क्या आएगी दोस्तों, ऑक्सीजन। अब क्या आएगा दोस्तों, अब हम क्लाइंट को क्या करेंगे वापस, अब ऑक्सीजन दे दी हमने, पोजीशन दे दी, अब क्लाइंट को हम सोच रहे हैं कि हाँ भाई अब उसके पास ऑक्सीजन पहुंच रही है, अब क्लाइंट को हम वापस से क्या करते हैं दोस्तों, असेस करते हैं। तो अब यहां पर अब आएगा असेस द क्लाइंट क्विकली, वो भी जल्दी, क्लाइंट क्विकली, हम क्लाइंट को वापस से असेस करेंगे क्विकली एंड स्पेशली लंग साउंड, हमें ये देखना है कि उसके अंदर ये जो वीजिंग क्रैकल्स ये आ रहे हैं इनको वापस से असेस करना है, एंड स्पेशली लंग्स साउंड, लंग्स साउंड्स, जो लंग्स साउंड है दोस्तों उनको क्या करेंगे हम असेस करेंगे। तो थर्ड क्या आ जाएगा, तो तीन हो गए हमारे पास, पहला हमने हाई पोलर पोजीशन दिया, हाई कंसंट्रेटेड जो ऑक्सीजन है वो दे दी, और क्लाइंट को हमने क्या कर लिया दोस्तों, रीअसेस कर लिया। अब हमें क्या करनी है दोस्तों, जो एससीपी जो है हेल्थ केयर प्रोवाइडर दोस्तों, वो आपको मान लो जो भी चीज क्या कर रहा है आपको प्रेस्क्राइब कर रहा है, तो उसके लिए आपको जो आईवी लाइन है दोस्तों उसको क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट करना पड़ेगा, उसको आईवी लाइन क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट करना पड़ेगा। तो फोर्थ जो आ जाएगा दैट विल बी इनिशिएट एन आईवी लाइन, मतलब कैनुला लगाओगे, सिंपल सी लाइन, ठीक है, कैनुला लगाओगे। अब कैनुला लगाने के बाद जो ड्रग्स हैं दोस्तों, मेनली दो प्रकार की जो ड्रग्स हैं वो प्रेस्क्राइब की जाती हैं, एक दी जाती है डायूरेटिक्स और एक दी जाती है इसके अंदर जो दी जाती है वो दी जाती है आपकी मॉर्फिन, ठीक है। तो एडमिनिस्टर, लेकिन साथ में एज प्रेस्क्राइब्ड और लिखना, क्योंकि हम डायरेक्टली खुद नहीं दे रहे हैं यहाँ पर ये मेडिकेशन, ठीक है। तो डायूरेटिक्स एंड मॉर्फिन सल्फेट, एडमिनिस्टर डायूरेटिक्स एंड मॉर्फिन सल्फेट। देखो डायूरेटिक्स क्या काम करेगा दोस्तों, मेनली इसके अंदर हम इसके अंदर लूप डायूरेटिक्स यूज करते हैं, फ्यूरोसेमाइड यूज करते हैं मेनली, फ्यूरोसेमाइड, ठीक है। तो डायूरेटिक्स क्या काम करते हैं भाई, जो क्लाइंट है उसको हमने देखा हार्ट फेलियर कंडीशन में फ्लूइड बॉडी से बाहर नहीं जा पाएगा, क्यों, क्योंकि हार्ट काम नहीं कर रहा है, मान लो हार्ट फेलियर की कंडीशन हो गई है, हार्ट जो है वो ब्लड को किडनी तक इतना जो कार्डियक आउटपुट पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंच पा रहा है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, आपको उसको बाहर पहुंचाना है, तो उसको बाहर पहुंचाने के लिए फिर हम क्या यूज करेंगे दोस्तों, तो एक्स्ट्रा जो फ्लूइड है उसको एलिमिनेट करने का काम करेगा कौन, डायूरेटिक्स, एक्स्ट्रा फ्लूइड को क्या करने का काम करेगा, डायूरेटिक्स एलिमिनेट बॉडी से बाहर निकालने का क्या करेगा दोस्तों, काम करेगा। इसके बाद हम एक ड्रग देते हैं दोस्तों मॉर्फिन सल्फेट। तो मॉर्फिन सल्फेट जो ड्रग है दोस्तों वो क्या काम करती है, एक तो जो वेनस जो रिटर्न है ना, देखो पहले से हार्ट फेलियर है और वापस से मान लो कि ज्यादा फ्लूइड आ रहा है तो पल्मोनरी एडिमा क्या होगा, और ज्यादा होगा, तो एक तो ये वेनस रिटर्न को थोड़ा सा कम कर देगा, डिक्रीज्ड वेनस रिटर्न, और एक पेशेंट को एंजाइटी उस दौरान बहुत ज्यादा रहती है तो ये डिक्रीज कर देगा उस दौरान एंजाइटी को भी, तो एंजाइटी और वेनस रिटर्न दोनों को क्या करने का काम करेगा दोस्तों, ये कम करने का काम करता है, ठीक है, इसलिए हम देते हैं। लेकिन एक लाइन साथ में लिखना, एज प्रेस्क्राइब्ड, हम खुद नहीं देंगे दोस्तों, हमें जिस प्रकार से प्रेस्क्राइब किया गया है डॉक्टर ने उसी प्रकार से हम प्रेस्क्राइब करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद में फोलेज कैथेटर,
होलेज कैथेटराइजेशन। क्यों? हार्ट फेलियर के क्लाइंट के अंदर दोस्तों हमें है ना स्ट्रिक्ट इनटेक आउटपुट स्टार्टिंग करनी पड़ती है, वह कितना फ्लूइड ले रहा है, कितना बॉडी से जा रहा है, क्योंकि बाहर जाना बहुत मुश्किल हो जाता है ना हार्ट फेलियर हो गया तो इसलिए इनटेक आउटपुट जो चार्टिंग है ना उसको करने के लिए हम होलेज लगाएंगे, ताकि हम फ्लूइड जो दे रहे हैं और जो बाहर निकल रहा है उससे हमको क्या रहे दोस्तों पता रहे कि कितना फ्लूइड हम दे रहे हैं और कितना फ्लूइड जो है दोस्तों वो बाहर जा रहा है। ठीक है, इसके बाद क्लाइंट को, ऐसे जो क्लाइंट होते हैं दोस्तों, इमरजेंसी की कंडीशन होती है, उसको हमें इंट्यूबेट करने की जरूरत भी क्या पड़ सकती है। ठीक है, तो हम क्लाइंट को हम क्या रहेंगे, हम प्रिपेयर करेंगे अपने आप को इंट्यूबेशन के लिए, अगर जरूरी होगा तो कर देंगे, क्योंकि हमारी तरफ से हमें रेडी होना क्या है, जरूरी है। तो प्रिपेयर द क्लाइंट फॉर इंट्यूबेशन, प्रिपेयर द क्लाइंट फॉर इंट्यूबेशन, एटीट्यूब डालना, इंट्यूबेशन एज नेसेसरी, इफ नेसेसरी को, इफ नेसेसरी। अगर हमें ऑर्डर मिलता है कि भाई हम डॉक्टर हमें कहते हैं कि हम इंट्यूबेट करेंगे क्लाइंट को, तो हमारे को जो भी चीज़ें रखनी है उससे रिलेटेड हम उसके लिए पहले से क्या रहे दोस्तों, प्रिपेयर रहे। ठीक है, तो ये आपके पूरे सीक्वेंस हो गए, इस प्रकार से आपको याद रखना है कि क्या इसकी टेक्निक है। वापस से इस क्वेश्चन के ऊपर आते हैं कि पहली चीज आपको क्या करनी है दोस्तों। तो पहली चीज क्या करोगे आप, प्लेस द क्लाइंट इन हाई फोलर पोजीशन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा कि क्लाइंट को हम हाई फोलर जो पोजीशन है दोस्तों उसके अंदर रखेंगे। तो प्लेस द क्लाइंट इन हाई फोलर पोजीशन। ठीक है, इसके बाद में ऑक्सीजन देंगे, फिर असेस करेंगे क्लाइंट को, फिर आईवी लाइन स्टार्ट करेंगे। अब इसके बाद आप इनके एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इस क्वेश्चन का, ताकि आपके नोट्स बन जाए अच्छे से। प्लेस द क्लाइंट इन हाई पोलर पोजीशन, हाई कंसंट्रेटेड ऑक्सीजन, असेस द क्लाइंट क्विकली। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारे सामने क्वेश्चन आता है दोस्तों वो है, हे हॉस्पिटलाइज्ड क्लाइंट, एक हॉस्पिटलाइज्ड क्लाइंट है, ए हॉस्पिटलाइज्ड क्लाइंट विद एन कार्डियक डिजीज कंप्लेन ऑफ चेस्ट पेन, व्हाट शुड बी द फर्स्ट प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन। कि एक क्लाइंट है दोस्तों हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है, वो एडमिटेड क्लाइंट है वो, और उसको पहले से क्या है दोस्तों, कार्डियक डिजीज है। तो उस कार्डियक डिजीज वाले क्लाइंट को कंप्लेन कर रहा है वो चेस्ट पेन की, तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, व्हाट शुड बी द फर्स्ट प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन। तो पहला इसमें ऑप्शन दे रखा है कि आप सीपीआर स्टार्ट कर दो ऐसे क्लाइंट के अंदर जिसके अंदर चेस्ट पेन हो गया है। दूसरा है दोस्तों क्विकली असेस द क्लाइंट, क्लाइंट को जल्दी से क्या करो, असेस करो, स्पेशली असेस करो पेन को, हार्ट रेट को और बीपी को। थर्ड दे रखा है दोस्तों एडमिनिस्टर करो नाइट्रोग्लिसरीन की टैबलेट जो है दोस्तों वो उसको दे दो, सबलिंगुअली दी जाती है वो टैबलेट आप उसको प्रोवाइड करो। और इसके बाद फोर्थ दे रखा है दोस्तों कि हेल्थ केयर जो प्रोवाइडर है उसको आप क्या करो, कॉन्टैक्ट करो कि भाई उसके चेस्ट पेन हो रहा है, जाके उसको आप चेक कर लो। ठीक है, अब इसमें सबको ज्यादातर ये लग रहा होगा दोस्तों कि इसके अंदर क्या आएगा आंसर कि एडमिनिस्टर कर दो नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट, या लग रहा होगा किसी को एससीपी लग रहा होगा। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है ना, पहला जो ऑप्शन है वो तो इसमें बिल्कुल गलत हो गया। ठीक है, कि भाई इनिशिएट सीपीआर, सीपीआर देने की तो कभी भी जरूरत नहीं है, क्योंकि चेस्ट पेन हमें सीपीआर कब देते हैं दोस्तों, ध्यान रखना, सीपीआर है ना हमेशा उस कंडीशन के अंदर दिया जाता है जब पेशेंट को पल्स नहीं फील हो रही, पल्स लेसनेस हो। ठीक है, या फिर दोनों ब्रीथिंग नहीं है, दोनों नहीं होनी चाहिए। ठीक है, पल्सलेस और ब्रीथिंग भी, ठीक है, पल्सलेसनेस है और ब्रीथिंग भी नहीं है। तो इस कंडीशन के अंदर अब क्या देते हैं दोस्तों, पेशेंट को सीपीआर देते हैं। अब यहां पर कहीं बता रखा है कि पेशेंट को पल्स नहीं है, कहीं पर बता रखा है नहीं, कुछ नहीं बता रखा, तो इसका मतलब पेशेंट चेस्ट पेन ही तो बता रहे हैं ना, वो पेशेंट है मालूम प्रॉब्लम है उसको, लेकिन उसको चेस्ट पेन है, तो सीपीआर देने का तो कोई भी तुक नहीं है। सबसे गलत ऑप्शन होगा ये, अगर 1000 ऑप्शन भी होंगे तो सबसे लास्ट वाले ऑप्शन भी रखूंगा मैं, इसको 1000 रुपये पे रखूंगा। ठीक है, इसके बाद दे रखा है क्विकली असेस। अब देखो दोस्तों इसके अंदर है ना हम नाइट्रोग्लिसरीन की टैबलेट देते हैं, लेकिन पहला जो असेसमेंट आएगा ना, पहला वो आएगा क्विकली। कारण बताऊंगा आपको मैं, हमेशा चेस्ट पेन वाले क्लाइंट को जो नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट वो प्रेस्क्राइब रहती है, कार्डियक डिजीज के जो पेशेंट होते हैं दोस्तों उसको हमेशा जो कार्डियक जो डिजीज का पेशेंट है उसको नाइट्रोग्लिसरीन की टैबलेट है वो प्रेस्क्राइब रहती है, लेकिन हमें उसको देने के लिए दोस्तों उसको असेस करना जरूरी है। पेशेंट को हमें क्या करना जरूरी होता है दोस्तों, असेस। तो क्विकली असेस, अभी बताऊंगा कारण क्या है, क्विकली क्यों इसका आंसर डायरेक्टली नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट नहीं आया। क्विकली असेस द क्लाइंट, स्पेशली पहली बात तो दोस्तों आपको यह पता होना चाहिए कि भाई उस क्लाइंट को पेन, चेस्ट पेन है या नहीं है। उसने बताया भाई मेरे चेस्ट पेन हो रहा है, और फिर वो बता रहा है कि मेरे यहाँ पर पेन हो रहा है, मतलब नीचे बता रहा है यहाँ पे यहाँ पर पेन हो रहा है मेरे, ठीक है, इस जगह पे पेन बता रहा है वो यहाँ पे। तो आपको पता होना चाहिए ना पेन भाई कौन सा पेन है, चेस्ट पेन है या नहीं है, कहीं आप उसको नाइट्रोग्लिसरीन की टैबलेट देने लग गए। इसलिए असेसमेंट क्या है, जरूरी है। तो स्पेशली पेन को असेस करना जरूरी है, ठीक है, उसके हार्ट रेट को असेस करना जरूरी है दोस्तों,
और सबसे मेन जरूरी है उसका बीपी भी असेस करना जरूरी है। क्यों जरूरी है बीपी को असेस करना? ध्यान रखना, नाइट्रोग्लिसरीन की जो टैबलेट है ना दोस्तों, वो हमेशा बीपी को डिक्रीज करती है। नाइट्रोग्लिसरीन की टैबलेट बीपी को क्या करती है? डिक्रीज करती है। अब आपने उसे पेशेंट का बीपी को चेक बिना किए उसे पेशेंट को नाइट्रोग्लिसरीन की टैबलेट दे दी। आपने उसको क्या दे दी दोस्तों? नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट दे दी। तो वो पेशेंट पहले से हाइपोटेंसिव है, पहले से उसका बीपी कम है, और आप उसका बीपी और क्या कर दोगे दोस्तों? कम कर दोगे। इसलिए पहला काम हमेशा क्या होगा? क्विकली असेस द क्लाइंट फॉर पेन। पेन क्यों हो सकता है कि भाई दूसरी जगह पे पेन हो रहा हो, चेस्ट पेन नहीं हो रहा हो, पेशेंट उसको सही तरह से डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा हो। ठीक है, हार्ट रेट को असेस करना जरूरी है कि कोई बहुत ज्यादा मान लो हार्ट रेट ज्यादा है, बहुत कम है, उस कंडीशन के अंदर हम ड्रग दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। और बीपी को, क्योंकि नाइट्रोग्लिसरीन की टैबलेट बीपी को क्या करती है दोस्तों? कम करती है। उस कंडीशन के अंदर हम नाइट्रोग्लिसरीन की जो टैबलेट है दोस्तों वो हम नहीं देते हैं। हमेशा पेशेंट को टैबलेट, नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट देने के लिए भी हमें क्या करना पड़ता है दोस्तों? हमेशा उस पेशेंट को हमें लिटा के रखना पड़ेगा। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। खड़े कंडीशन के अंदर हमें नहीं देंगे, चाहे उसको बैठा के दो या फिर उसको लेटा के दो हम। ठीक है, हमेशा इस कंडीशन के अंदर नाइट्रोग्लिसरीन की टैबलेट दी जाती है। अब पहला हो गया कि भाई उस क्लाइंट के अंदर क्विकली असेस द क्लाइंट इन स्पेशली पेन, हार्ट रेट। अब हम उसको टैबलेट देंगे, तो एडमिनिस्टर मतलब देना, प्रोवाइड करना, ऐसे भी लिखा हुआ सकता है नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट। नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट, 1 टैबलेट, एक टैबलेट देंगे हम, और पेशेंट के पास ही रहेंगे, जाएंगे नहीं। स्टे विद द पेशेंट एंड स्टे विद पेशेंट एंड स्टे विद पेशेंट, पेशेंट के साथ ही रहेंगे। अब जैसे हमने एक टैबलेट दे दी दोस्तों, वापस से पेशेंट को 5 मिनट के बाद रीअसेस करेंगे। तो रीअसेस द क्लाइंट आफ्टर 5 मिनट्स। ठीक है, 2 कंडीशन होंगी, पेन हुआ या नहीं हुआ। पेन ठीक हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर पेन मान लो अभी भी परसिस्ट है दोस्तों, तो उस कंडीशन के अंदर वापस से एक टैबलेट और देंगे। ठीक है, एक रिपीट करेंगे, इसमें रिपीट लिख लेता हूं एडमिनिस्टर की जगह, रिपीट, फिर एक टैबलेट और रिपीट करेंगे, रिपीट नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट। ठीक है, सबलिंगुअली देते हैं हम इसको। उसके बाद में दोस्तों क्लाइंट को फिर देखेंगे 5 मिनट के बाद, फिर वापस से रीअसेस करेंगे, रीअसेस आफ्टर 5 मिनट, रीअसेस आफ्टर 5 मिनट। 5 मिनट बाद वापस रीअसेस किया, अभी भी मान लो पेन सही नहीं हुआ, पेन ठीक हो गया तो आगे कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, पेन ठीक नहीं हुआ दोस्तों, तो फिर वापस से हम क्या देंगे उसको? नाइट्रोग्लिसरीन की टैबलेट देंगे। अब तीसरी बार दे रहे हैं, थर्ड टाइम दे रहे हैं टैबलेट, थर्ड टाइम, फिर वापस से रीअसेस करेंगे 5 मिनट के बाद। अगर अभी भी पेन है, पेन परसिस्ट, ठीक है, अगर अभी भी पेन में आराम नहीं आया दोस्तों, तो फिर हम करेंगे कॉन्टेक्ट द एससीपी। फिर हम हेल्थ केयर प्रोवाइडर को क्या करेंगे? कॉन्टेक्ट करेंगे, कॉन्टेक्ट द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। ठीक है, सबसे पहले न करके इसमें सबसे लास्ट में किया जा रहा है ये। ठीक है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो दोबारा से एक बार देख लो। सबसे पहला काम क्विकली असेस करेंगे, सिंपल सी है ये। तो देखो इसमें कुछ है ही नहीं, चेस्ट पेन क्लाइंट है, पहले असेस करो, 3 टैबलेट दो, आराम आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो हेल्थ केयर प्रोवाइडर को बुलाओ। बस शॉर्ट में यही है आपका, इसमें कुछ ज्यादा बड़ा बात है नहीं। तो इस क्वेश्चन को आंसर देखते हैं। तो इनिशिएट सीपीआर नहीं आया तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्विकली असेस द क्लाइंट, क्विकली असेस द क्लाइंट स्पेशली पेन, हार्ट रेट एंड बीपी। फिर हम एडमिनिस्टर करेंगे, फिर हम कॉन्टेक्ट करेंगे एससीपी को। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया और इसका आंसर भी हो गया। इसके बाद एक बार स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी सी। नेक्स्ट, इसके बाद हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की फर्स्ट प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन इन केस ऑफ हाइपरसाइनोटिक स्पेल इन ए चाइल्ड। कि एक चाइल्ड है दोस्तों, उसके अंदर हाइपरसाइनोटिक स्पेल हो गया है एक बच्चे के अंदर। ठीक है, मेनली कार्डियक जो डिफेक्ट के जो बच्चे होते हैं दोस्तों, उनके अंदर ये पाया जाता है। अभी इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। तो उसके अंदर आपको क्या करना चाहिए? पहला काम क्या करना चाहिए? एडमिनिस्टर करो ऑक्सीजन, प्लेस द इन्फेंट इन ए नी चेस्ट पोजीशन, एडमिनिस्टर मैग्नीशियम सल्फेट एज प्रेस्क्राइब्ड, और एडमिनिस्टर आईवी फ्लूइड्स। जो आईवी फ्लूइड उनको एडमिनिस्टर करो दोस्तों, ये आपको दे रखा है। सबसे पहले कार्डियक डिफेक्ट के जो बच्चे होते हैं ना दोस्तों, मेनली इन्फेंट, मेनली चिल्ड्रन में, और चिल्ड्रन में भी मेनली किस में होता है दोस्तों? इन्फेंट के अंदर ही पाया जाता है। ठीक है, बच्चा को आपने देखा होगा कि रोने लग जाता है, रोता रोता एकदम से। अगर बच्चा दोस्तों मान लो
रोता रोता बिल्कुल क्राइंग कर रहा है और फिर एकदम से बच्चा क्या हो गया दोस्तों, हाइपरसाइनोटिक हो गया, मतलब बिल्कुल नीला सा पड़ गया और उसकी जो ब्रीथिंग है ना वो डीप ब्रीथिंग हो गई, हाइपरपनिक बोलते हैं उसको, हाइपरपीनिया। ठीक है, ज्यादा ब्रीथिंग क्या होने लग जाती है, डीप होने लग जाती है। तो इसे हम किस नाम जानते हैं दोस्तों, हाइपरसाइनोटिक स्पेल के नाम से जानते हैं। इसे हम किस नाम जानते हैं, हाइपरसाइनोटिक स्पेल के नाम से जानते हैं। इसे हम टेट स्पेल भी बोलते हैं या इसे हम ब्लू स्पेल के नाम से भी जानते हैं। मेनली इन्फेंट के अंदर पाया जाता है ये। ठीक है, तो हाइपर, अभी क्वेश्चन को पढ़ लेंगे वापस से। हाइपरसाइनोटिक जो स्पेल है उसे हम टेट स्पेल के नाम से भी जानते हैं, टेट स्पेल, या फिर इसे हम दोस्तों, इसे हम ब्लू स्पेल के नाम से भी जानते हैं। एक्चुअली में बच्चा क्या होता है दोस्तों कि बच्चे के अंदर कार्डियक डिफेक्ट होती है, उस बच्चे के अंदर अगर कोई भी कभी स्ट्रेस की कंडीशन डेवलप हो जाती है ना, तो उस कारण से बच्चे को हाइपरसाइनोटिक स्पेल आ जाता है। ठीक है, कार्डियक डिफेक्ट का कोई बच्चा है पहले से उसको कार्डियक डिफेक्ट है और उस बच्चे के अंदर दोस्तों अगर स्ट्रेस आ जाता है तो ये हाइपरसाइनोटिक टेट स्पेल या ब्लू स्पेल हो सकता है। कई कंडीशन के कारण हो सकता है, जैसे बच्चा क्राइंग कर रहा है तो क्राइंग करने के दौरान डेवलप हो सकता है, जो मैंने आपको भी एग्जांपल बताया रोते रोते। कई बार बच्चा फीडिंग करते हुए भी हो सकता है दोस्तों, फीडिंग करते हुए स्ट्रेस हो जाता है, मान लो बच्चे को फीडिंग करते हुए जोर आता है थोड़ा सा, तो उस कारण से हो सकता है। या फिर बच्चा डिफिकेशन कर रहा है, ठीक है, स्टूल पास कर रहा है बच्चा, ठीक है, तो उस दौरान डिफिकेशन के दौरान भी क्या हो सकता है, ये हाइपरसाइनोटिक स्पेल आ सकता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि एक नर्स है वो देख रही है भाई पेशेंट, एक बच्चा है उसको हाइपरसाइनोटिक स्पेल हो गया, तो उस कंडीशन के अंदर आप क्या करोगे। तो सीधा सीधा क्वेश्चन इसमें एक क्वेश्चन तो ये भी बनता है दोस्तों कि इसको हम किस पोजीशन में रखेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन भी डायरेक्टली आ सकता है कि हाइपरसाइनोटिक स्पेल हो गया तो किस पोजीशन में रखोगे, या फिर जो सीक्वेंस जो हम पढ़ रहे हैं उसके अनुसार। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, मैंने आपको बता दिया, अब हम एक एक करके पढ़ते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी कि हम बच्चे को सबसे पहले प्लेस द बेबी इन नी चेस्ट पोजीशन। ठीक है, बच्चे को हम क्या करेंगे दोस्तों, नी चेस्ट जो पोजीशन है दोस्तों वो प्रोवाइड करेंगे। तो प्लेस द बेबी इन ए नी चेस्ट पोजीशन। ध्यान रखना सबसे बेस्ट पोजीशन, सीधा सीधा डायरेक्टली क्वेश्चन भी आ सकता है दोस्तों कि हाइपरसाइनोटिक स्पेल के अंदर जो बच्चा है उसको कौन सी पोजीशन दी जाती है। तो इसके अंदर आएगा दोस्तों नी चेस्ट पोजीशन। कहते हैं कि इस पोजीशन के अंदर जो ऑक्सीजनेशन जो है ना दोस्तों वो बढ़ जाता है, ऑक्सीजनेशन जो है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है बच्चों के अंदर, और जो ब्रीथिंग है वो भी क्या हो जाती है, नॉर्मल हो जाती है। मतलब ब्रीथिंग को कंफर्ट प्रोवाइड करता है, एनकरेज करता है ब्रीथिंग को ये पोजीशन। इसलिए बच्चों को हम कौन सी पोजीशन देते हैं, यहाँ पे नी चेस्ट पोजीशन दी जाती है। तो पहली जो प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन होगी ना दोस्तों, इसके अंदर क्या होगी कि प्लेस करेंगे हम बच्चे को नी चेस्ट पोजीशन के अंदर। अब पोजीशन के बाद में सेकंड उसी तरह यहाँ पर भी सेकंड क्या आएगा दोस्तों, एडमिनिस्टर द ऑक्सीजन। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, बच्चे को एडमिनिस्टर करेंगे। अब हम बच्चे को दोस्तों ऑक्सीजन क्या करेंगे दोस्तों, एडमिनिस्टर करते हैं। अब हम ऑक्सीजन क्या करेंगे दोस्तों, बच्चे को एडमिनिस्टर करेंगे। ठीक है, अब हम आईवी लाइन जो है वो स्टार्ट करेंगे। थर्ड हम करेंगे स्टार्ट आईवी लाइन, और फिर हम बच्चे को जो ड्रग्स है प्रेस्क्राइब ड्रग्स, मेनली इसके अंदर मैग्नीशियम जो सल्फेट जो ड्रग है ना दोस्तों वो क्या की जाती है, प्रेस्क्राइब की जाती है। ठीक है, तो एडमिनिस्टर मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 एज प्रेस्क्राइब। ये जरूर लिखना कि जो ड्रग इसके अंदर प्रेस्क्राइब की जाती है दोस्तों वो कौन सी की जाती है, मैग्नीशियम सल्फेट जो ड्रग है दोस्तों वो प्रेस्क्राइब की जाती है। ठीक है, ये कॉन्स्ट्रिक्शन जो होता है ना वेसल्स का, उस कॉन्स्ट्रिक्शन को क्या करती है दोस्तों, ये प्रिवेंट करती है। वैसे कॉन्स्ट्रिक्शन को क्या कर देती है, ये प्रिवेंट कर देती है। ठीक है, इसके बाद में बच्चे को दोस्तों हम आईवी फ्लूइड देते हैं। पांचवा जो आएगा दोस्तों वो आएगा आईवी फ्लूइड्स, स्टार्ट आईवी फ्लूइड्स, क्योंकि बच्चे को हाइड्रेट रखना हमें जरूरी है। स्टार्ट आईवी फ्लूइड। तो सिंपल सी बात है कि एक मदर के पास बच्चा था, जोर जोर से रो रहा था, रोते रोते देखना आपने देखा कि बच्चा नीला पड़ता जा रहा है, तो उसे हम हाइपरसाइनोटिक स्पेल बोलते हैं। तो उस कंडीशन के अंदर आप करोगे क्या, तो बच्चे को नी चेस्ट पोजीशन में रख लोगे। बच्चे को नी चेस्ट पोजीशन में रखने के बाद बच्चे को आप क्या दोगे, ऑक्सीजन दोगे, फिर आईवी, सब इस प्रकार से करेंगे। चलो एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन हो गया फर्स्ट, सेकंड, इसके बाद नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
इन केस ऑफ पॉइजनिंग इन चाइल्ड व्हाट वुड बी द फर्स्ट नर्सिंग एक्शन, कि बच्चे के अंदर दोस्तों पॉइजनिंग हो रखी है, मतलब बच्चे ने कोई भी चीज़ खा ली जिसके कारण मतलब पॉइजन ले लिया उसने। पॉइजनिंग का मतलब क्या हो दोस्तों, उसने पॉइजन ले लिया, टैबलेट्स लिए हैं, कुछ भी मेडिसिन है वो निकल गया, कुछ भी खा गया, तो उसे हम किस नाम जानेंगे, पॉइजनिंग के नाम से जानेंगे। ठीक है, वो वाली पॉइजनिंग है ये, आपको ये ठीक है, स्नैक नैक वाला सिस्टम नहीं है ये। तो इन चाइल्ड व्हाट वुड बी द फर्स्ट नर्सिंग एक्शन, ठीक है, स्नेक बाइट है, स्नेक बाइट वाला सिस्टम नहीं है। तो पॉइजनिंग का केस है ये कि एक बच्चा है दोस्तों, उसने कुछ भी मान लो टैबलेट्स खा लिए हैं, दवाइयाँ खा ली हैं, पॉइजन है वो खा लिया है, तो उस कंडीशन के अंदर वो हॉस्पिटल में आया है, तो उस कंडीशन के अंदर फर्स्ट नर्सिंग एक्शन वो क्या होगा। पहला है दोस्तों कि हम बच्चे को क्या करेंगे, असेस करेंगे, असेस द चाइल्ड। सेकंड है आइडेंटिफाई करेंगे हम पॉइजन को। थर्ड है एडमिनिस्टर करेंगे एंटीडोट। और चौथा है दोस्तों इसके अंदर हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे IV फ्लूइड। ठीक है, कि हमें बच्चे को सबसे पहले क्या करना है, असेस करना है, आइडेंटिफाई करना है पॉइजन को या एडमिनिस्टर करना है एंटीडोट, और चौथा है दोस्तों स्टार्ट IV लाइफ फ्लूइड। ठीक है, देखो सबसे पहली चीज, पॉइजन जो है ना एक लाइफ थ्रेटनिंग केस होता है बच्चों के लिए, तो बहुत जल्दी लाइफ थ्रेटनिंग है, बहुत कम टाइम बच्चों को मिलता है। पॉइजन खाने के बाद बच्चों की डेथ दोस्तों बहुत जल्दी हो जाती है। ठीक है, तो इस कंडीशन के अंदर हमें सबसे पहला काम यह है कि बच्चे की जिंदगी को बचाना है हमें दोस्तों। ठीक है, आप पॉइजन को मान लो असेस कर रहे हो, पता कर रहे हो कि भाई पॉइजन क्या है, फिर उसके बाद में आप उसको ड्रग दोगे, और हो सकता है कि उधर बच्चा जो दोस्तों उसकी पल्स आपको फील नहीं हो रही हो, बच्चे की डेथ पहले ही हो चुकी हो। तो पॉइजन के केस के अंदर पहली जो प्रायोरिटी दोस्तों किसको दी जाती है, चाइल्ड को असेस करने की दी जाती है। तो पहला काम अभी मैं समझाऊंगा आपको कैसे, क्या जरूरी है ये, क्यों जरूरी है ये, असेस द चाइल्ड। भाई एक तो ये देखो बच्चा मान लो स्टेबल हो, आपने चेक किया, आपने बिना चेक किए हुए आप क्या करने लगे दोस्तों, एंटीडोट देने लग गए, आपको पता ही नहीं है पॉइजन क्या है, कौन सी ड्रग देनी है, कुछ नहीं है, तो वो सब गलत है। सबसे पहले जरूरी है कि बच्चे को असेस करना जरूरी है। और बच्चे को असेस हम किस चीज से करेंगे दोस्तों, ABC से चेक करेंगे कि भाई बच्चे की एयरवे ब्रीथिंग जो सर्कुलेशन है ना उस पैटर्न में हम चेक करेंगे बच्चे को। ठीक है, कि भाई बच्चा है उसका एयरवे पेटेंट है या नहीं है, ब्रीथिंग है कर रहा है नहीं करना, सर्कुलेशन पल्स रेट है या नहीं है। क्यों, अब ये है जरूरी, क्योंकि दोस्तों अगर बच्चे को प्रॉब्लम है ना तो हमें जब हमें CPR स्टार्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे स्टार्ट CPR, हम पॉइजन विजन तो बाद में देखेंगे। क्यों, क्योंकि अभी तो मान लो बच्चा है, आपने उसको असेस किया और उसके अंदर पल्स ही फील नहीं हो रही है, तो उस कंडीशन के अंदर आपकी पहली प्रायोरिटी ये है कि बच्चे की जान को बचाना है आपको। और CPR को आप जितना ज्यादा लेट करोगे ना तो बच्चे को मतलब हार्ट ही काम नहीं कर रहा, बंद हो गया, तो बच्चे की डेथ हो ही गई है, मतलब ऐसे मान सकते हो, आपकी सर्कुलेशन फेल हो गया है। तो उस कंडीशन के अंदर दोस्तों आपको CPR को स्टार्ट करना क्या है, जरूरी है या नहीं है। तो आपको पॉइजन का पता लग गया, एंटीडोट दोगे, उससे पहले बच्चे को आप CPR देना सबसे क्या है जरूरी हो जाए, क्योंकि CPR के लिए बच्चे के पास क्या है दोस्तों, अगर CPR नहीं दिया गया तो बच्चे के पास टाइम नहीं है। तो इसलिए स्टार्ट CPR इफ नेसेसरी। नेसेसरी का मतलब यहाँ पर ये है दोस्तों कि आपने इस ABC से चेक किया है कि बच्चे को CPR देना। क्यों, आपने बच्चे को चेक किया, दोस्तों, तो आपने देखा कि बच्चा जो है दोस्तों ब्रीथिंग नहीं कर रहा, सर्कुलेशन नहीं है उसके पास में, तो उस कंडीशन के अंदर आपको दोस्तों CPR को स्टार्ट करना पड़ेगा। ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे कभी भी ये नहीं सोचेंगे कि यहाँ पर क्या आ सकता है, CPR आ सकता है। अब मान लो जरूरी नहीं है, आपने चेक कर लिया ठीक है, या फिर CPR दे दिया, बच्चा वापस रिटर्न बैक हो गया, दोनों कंडीशन हो गई। अब उसके बाद में दोस्तों फिर हम चेक आगे की कंडीशन के अंदर जाएंगे, हम देखेंगे भाई बच्चा है उसके पास पॉइजन तो नहीं है, क्या पॉइजन है उसको आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, तो बाकी के काम हम उसका एम्प्टी करेंगे, फिर हम एम्प्टी करेंगे, जो फिर देखेंगे उसके माउथ वाउथ क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो एम्प्टिंग द माउथ, उसने मान लो पिल्स ले रखी है, तो ये एक मुझे भी बहुत अजीब लगा कि इसके अंदर पहला जो पैटर्न है दोस्तों वो एम्प्टिंग द माउथ विद पिल्स नहीं आएगा। ठीक है, आप इसके लिए आप ये जो पॉइजन वाला जो टॉपिक आप सॉन्डर्स के अंदर देख सकते हो, एनक्लेक्स में स्पष्ट रूप से दे रखा है, इसकी जो प्रायोरिटी वो किस प्रकार से दी हुई है। तो एम्प्टिंग द माउथ जो पिल्स के साथ है उसको हम बाद में स्टार्ट करेंगे। पहला जो काम है दोस्तों वो हमें पेशेंट का, बच्चे का, हमें ABC और जो वाइटल जो साइन है ना दोस्तों वो लेने पड़ेंगे। एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन और वाइटल साइन देखने पड़ेंगे, ये आपको ध्यान रखना है जरूरी। क्यों, क्योंकि बच्चे को जल्दी से जल्दी CPR की जरूरत हो सकती है। फिर उसके बाद में दोस्तों हमें क्या करना है, मान लो उसके अटेंडर उसको लेके आए हैं, जो भी उसको लेके आए बच्चे को, उससे पूछेंगे भाई इसने क्या खाया है, कौन सा पॉइजन है, क्या है, मतलब आपको कुछ नहीं मिला, आप चेक कर रहे हो, आपको कुछ दिखाई नहीं दिया, तो फिर आप उसके बाद में क्या करोगे दोस्तों, आइडेंटिफाई करोगे कि पॉइजन क्या है। तो आइडेंटिफाई द पॉइजन। क्यों पॉइजन को क्यों आइडेंटिफाई करना जरूरी है दोस्तों, पॉइजन को आइडेंटिफाई करना इसलिए जरूरी है क्योंकि पॉइजन का हमें क्या देना पड़ेगा, उसके बाद एंटीडोट देना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर हम देंगे दोस्तों उसका एंटीडोट। तो गिव एंटीडोट एज प्रेस्क्राइब्ड, जो भी एंटीडोट हमें बताया गया जो हम देंगे एज प्रेस्क्राइब्ड, फिर हम एंटीडोट देंगे। ठीक है, तो छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन ध्यान रखना, पहला इसका आंसर जो आएगा दोस्तों क्या आएगा कि बच्चे को हमें क्या करना पड़ेगा, असेस करना पड़ेगा। तो पहला काम क्या आएगा दोस्तों, हमें बच्चे को क्या करना पड़ेगा, असेस करना पड़ेगा, ध्यान रखना।
ठीक है। फिर हम असेस कर लिया, एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन चेक किया, वाइटल साइन चेक किया हमने, अगर जरूरत है तो हमें वहीं पे CPR स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर उसके पेट में, स्टोमक में कुछ मेडिकेशन है उनको हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, एम्प्टी करना पड़ेगा, उसको एम्प्टी करना पड़ेगा। फिर हम पॉइजन को आइडेंटिफाई करेंगे और फिर हम क्या देंगे, एंटीडोट देंगे। चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो फास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको साइड में कर देता हूं क्योंकि बच्चों का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या है दोस्तों, ए 4 ईयर चाइल्ड ब्रोट टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट ऑफ हॉस्पिटल विद नोज ब्लीडिंग, व्हाट शुड बी द फर्स्ट प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन इन दिस केस। कि एक 4 साल का बच्चा है, उसको इमरजेंसी डिपार्टमेंट में लाया गया है और केस किस चीज का दोस्तों, नोज ब्लीडिंग का केस है। तो उसका एपिस्टेक्सिस का केस है दोस्तों, ये किसका केस है, एपिस्टेक्सिस, नोज ब्लीडिंग का केस हो रहा है ये। तो इस केस के अंदर क्या करना चाहिए, ठीक है। तो आपके सामने एक केस और आ गया नोज ब्लीडिंग का। अब की बार किसका केस आया दोस्तों, नोज ब्लीडिंग का सिनेरियो आया है कि उस कंडीशन में आप क्या करोगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे ये। इसमें पहले दे रखा है प्लेस द चाइल्ड इन सिटिंग अप और लीनिंग फॉरवर्ड पोजीशन। दूसरा दे रखा है रिमेन काम एंड कीप द चाइल्ड काम एंड क्वाइट, अप्लाई प्रेशर टू द लोअर पोर्शन ऑफ द नोज विद द थंब एंड फिंगर। और डी जो ऑप्शन दे रखा है वो दे रखा है इंसर्ट कॉटन इनटू नोस्ट्रिल, ठीक है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं इसमें। एक बच्चा नोज ब्लीडिंग का है तो क्या करना चाहिए, पहला काम है कि वह बच्चे को सिटिंग अप बैठाओ और आगे की तरफ झुका के सिटिंग कंडीशन के अंदर, ठीक है। दूसरा काम दे रखा है कि बच्चे को आप काम रखो, कीप रखो, आप खुद काम रहो, बच्चे को काम रखो, क्वाइट रखो, ठीक है। इसके बाद अप्लाई करो प्रेशर, कहां पे, लोअर पोर्शन ऑफ द नोज के ऊपर, उसको पिंच करो, वो आपने कभी पढ़ा हुआ वो भी होगा। और एक बार इंसर्ट करो कॉटन इनटू नोस्ट्रिल। देखो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड है, आपको यही क्वेश्चन मिलेगा और इसका जो आंसर है ना दोस्तों, ए भी मिल सकता है, लेकिन ऑप्शन ये नहीं रहेंगे। ऑप्शन के अकॉर्डिंग करना है, मैं आपको समझाऊंगा, अभी अच्छे से समझाऊंगा मैं आपको तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। पहला काम क्या है दोस्तों, देखो बच्चा है वो बड़ा नहीं है। एडल्ट अगर है ना दोस्तों तो उसको हमें काम करने की जरूरत नहीं है, शांत करने की जरूरत नहीं है। बच्चा है दोस्तों, उसको शांत करने की हमें क्या है, जरूरत है। क्यों, क्योंकि अगर बच्चा शांत नहीं हो, उसको हम कह रहे हैं भाई बैठ जा, बैठ नहीं पाएगा, वो उधर हो रहा है, गिर रहा है, लेट रहा है, ठीक है, तो दोस्तों रो रहा है, जोर जोर से चिल्ला रहा है। तो सबसे पहला काम क्या है कि आपको खुद को शांत होने की जरूरत है और बच्चे को काम करने की जरूरत है। क्यों, क्योंकि अगर बच्चा शांत नहीं हुआ तो बच्चा क्या नहीं करेगा दोस्तों, कोऑपरेट नहीं करेगा। अगर ये क्वेश्चन एडल्ट के लिए आता ना तो उस कंडीशन के अंदर आपको काम करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि एडल्ट है, समझदार है वो सब। उसको सीधा हम कहते हैं कि भाई आप एक काम करो, आप बैठ जाओ, उसको सिटिंग पोजीशन में बैठा के और आगे की साइड उसको सर को झुका के और नोज को क्या करवाते, उससे हम पिंच करवाते, ठीक है, यही करवाते। लेकिन बच्चा है, इसलिए बच्चे के केस में दोस्तों ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या हो जाएगा, बच्चे को हम क्या करेंगे, काम करेंगे, पहले चुप करेंगे, खुद काम रहेंगे, खुद ऐसे नहीं माई गॉड ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, मैं कैसे इसको ट्रीट करूं, बच्चों को नॉक में से ब्लड आ रहा है। आपको खुद को भी क्या है, काम रहने की जरूरत है। रिमेन काम मतलब खुद काम रहो और बच्चे को क्या रखो, काम एंड क्वाइट रखो। तो पहला यही हो जाएगा, तो रिमेन काम एंड कीप द चाइल्ड काम एंड क्वाइट, कीप द चाइल्ड काम, कीप द चाइल्ड काम एंड क्वाइट। बच्चे को थोड़ा सा चुप रखना जरूरी है। क्यों, बच्चा, इसमें ब्रैकेट में लिखना टू टेक कोऑपरेशन फ्रॉम चाइल्ड, क्योंकि हमें बच्चे से कोऑपरेशन लेना जरूरी है। क्यों, क्योंकि आप बच्चे को इसके बाद बैठाओगे और बैठा कर आप उसके नोज को क्या करोगे, पिंच करोगे। और अगर बच्चा कोऑपरेट ही नहीं कर रहा हो, बैठेगा ही नहीं, आपसे नोज पिंच ही नहीं करवाएगा, भागेगा इधर उधर, ठीक है, इसलिए ये जरूरी है। इसके बाद दूसरा क्या है दोस्तों, अब सेकंड जो ऑप्शन आ जाएगा, दैट विल बी प्लेस द चाइल्ड इन सिटिंग अप, उसको बैठाएंगे हम, ठीक है। कभी भी बच्चे को अगर नोज ब्लीडिंग हो रही है, लेटाना नहीं चाहिए। गांव में बहुत बड़ी गलती करते हैं, ये लेटा देते हैं दोस्तों। अगर आप बच्चे को लेटा रहे हो या फिर हाइपर एक्सटेंशन कर रहे हो, दोनों कंडीशन के अंदर क्या होगा, एस्पिरेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्यों, क्योंकि जो ब्लड है वो मान लो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर जाएगा और बच्चे को क्या कर सकता है दोस्तों, एस्पिरेट कर सकता है। इसलिए क्या करना है, हम 2 काम करेंगे। पहला, उसको लेटाना नहीं है, सिटिंग कंडीशन में रखेंगे और उसके हेड को फॉरवर्ड करेंगे, ताकि जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर जो ब्लड है ना, उसके चांसेस क्या हो जाए, कम हो जाए, ठीक है। हाइपर एक्सटेंशन करोगे तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा दोस्तों, एयरवे के ओपन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और अगर इस लीनिंग फॉरवर्ड होता है तो उस कंडीशन के अंदर जो माउथ है जो है उसके ओपन होने के चांसेस रहते हैं और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के बंद होने के चांसेस रहते हैं। एस्पिरेट करने के चांसेस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, सेकंड, प्लेस द चाइल्ड इन सिटिंग अप पोजीशन एंड लीनिंग फॉरवर्ड। उसको कहेंगे हम आगे की साइड झुको, सर को ऐसे झुकाने के लिए कहेंगे आगे की साइड, ठीक है, लीनिंग फॉरवर्ड।
ताकि एस्पिरेशन न हो। ब्रैकेट में लिख लो, टू प्रिवेंट द एस्पिरेशन, टू प्रिवेंट द एस्पिरेशन, टू प्रिवेंट द एस्पिरेशन, एस्पिरेशन को प्रिवेंट करने के लिए। चलो नेक्स्ट, अब ये हो गया। नेक्स्ट क्या काम करोगे दोस्तों आप, अब आप एक्चुअली में एंटीरियर जो नेजल सेप्टम है ना, यहां से ब्लीडिंग होने के चांसेस क्या होते हैं दोस्तों, बहुत ज्यादा होते हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, जो सॉफ्ट पार्ट है जो नोज का आगे की साइड दोस्तों, इसको हम बच्चे का क्या करेंगे, हम पिंच करेंगे। बच्चे को खुद मत कह देना कि आप पिंच कर लो, ठीक है, उसको नहीं आता ये करना। तो उसमें हम क्या करेंगे, हम प्रेशर अप्लाई करेंगे। कहां से, सॉफ्ट लोअर पोर्शन ऑफ द नोज पे, ठीक है। सीधा पिंच भी लिखा हुआ सकता है ये। तो अप्लाई प्रेशर ऑन सॉफ्ट लोअर पोर्शन ऑफ द नोज, क्योंकि यहां से ब्लीडिंग होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। इसलिए वहां पर हम क्या करवाते हैं दोस्तों, प्रेस करवाते हैं। इसलिए अप्लाई प्रेशर ऑन द सॉफ्ट लोअर पोर्शन ऑफ द नोज। अगर हम मान लो ब्लीडिंग अभी भी नहीं रुक रही, अभी भी ब्लीडिंग हो रही है, ब्लीडिंग अगर अभी भी दोस्तों, ठीक है, अभी भी मान लो ब्लीडिंग हो रही है, तो उस कंडीशन के अंदर, अगर इस कंडीशन में ब्लीडिंग हो रही है दोस्तों, तो फिर हम क्या करेंगे, हम कॉटन इंसर्ट करेंगे। हम क्या करेंगे, कॉटन इंसर्ट करते हैं, ठीक है। हम कॉटन इंसर्ट करेंगे, या फिर जो टिश्यूज आते हैं, वो टिश्यूज क्या करते हैं, वेडेड टिश्यूज आते हैं, वो क्या करते हैं, हम नोज के अंदर इंसर्ट करते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, इंसर्ट कॉटन और टिश्यूज, वेडेड टिश्यूज इन ईच नोस्ट्रिल, इन ईच नोस्ट्रिल। अभी भी ब्लीडिंग नहीं रुकी, हो सकता है ब्लीडिंग नहीं रुकी, कोई जरूरी है कि कॉटन डालने से कोई ब्लीडिंग रुकी जाएगी। अगर अभी भी ब्लीडिंग दोस्तों हो रही है, कंटिन्यू हो रही है, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, नोटिफाई करना पड़ेगा हेल्थ केयर प्रोवाइडर को। क्यों, क्योंकि वही आके रोकेगा इसको। नेजल पैकिंग की जाएगी उसके द्वारा। हेल्थ केयर प्रोवाइडर क्या करता है दोस्तों, नेजल पैकिंग करता है, ठीक है। नेजल को क्या करता है, पैक करता है। वो जो प्रोसीजर है वो हेल्थ केयर प्रोवाइडर द्वारा किया जाता है, और हम उसमें क्या करते हैं दोस्तों, असिस्ट करते हैं। तो बस नेक्स्ट लिख लो, असिस्ट इन नेजल पैकिंग, असिस्ट इन नेजल पैकिंग। नेजल पैकिंग के अंदर हम क्या करेंगे दोस्तों, असिस्ट करेंगे। चलो दोबारा से देख लो एक बार, जल्दी जल्दी बता देता हूँ मैं एक बार। पहला क्या है इसके अंदर कि, हाँ क्वेश्चन का आंसर बता दिया मैंने, नहीं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रिमेन काम एंड कीप द चाइल्ड काम एंड क्वाइट। फिर उसके बाद में हम दोस्तों क्या करेंगे, प्रेस द चाइल्ड इन सिटिंग अप एंड लीनिंग फॉरवर्ड पोजीशन, और उसके बाद में फिर हम क्या करते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं, और फिर इसके बाद में कॉटन, ठीक है। तो ये आपका हो गया। एक बार इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन का ले लो, ऑप्शन 1 पहला, फिर इसके बाद नेक्स्ट, थर्ड, फोर्थ। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए क्लाइंट ऑफ स्पाइनल कोड इंजरी डेवलप्स ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया, प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन विल बी। दोस्तों इस क्वेश्चन में ना सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन है ना, वो बच्चों को ये रहता है कि उनको ये लगता है कि ये इंजरी क्या है दोस्तों, स्पाइनल कोड इंजरी है। तो स्पाइनल कोड की अगर इंजरी हो गई ना, तो पेशेंट को जो पोजीशन देते हैं, हम जानते हैं कि हेड और नेक, हेड और पूरी जो बॉडी है ना, उसको हम क्या रखते हैं, इमोबिलाइज्ड रखते हैं, ठीक है। बिल्कुल कोई भी मूवमेंट नहीं करवाते, बिल्कुल सेम पोजीशन के अंदर हम रखते हैं, इमोबिलाइज कंडीशन के अंदर रखते हैं, कि हेड और जो लोग रोल पोजीशन बोलते हैं इसको, ठीक है। तो कहीं वो कंडीशन तो नहीं है ये, लेकिन एक्चुअली में यहाँ पर एक क्वेश्चन स्पाइनल कोड इंजरी का नहीं पूछ रहा। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि क्लाइंट ऑफ स्पाइनल कोड इंजरी है, उसके अंदर डेवलप क्या होता है, ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया डेवलप होता है। मतलब एक्चुअली में कंडीशन क्या है दोस्तों, ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया की है। स्पाइनल कोड इंजरी पेशेंट को अगर हो जाती है, हो जाने के बाद जो स्पाइनल जो शॉक है वो उसको बिल्कुल ठीक हो जाता है, रिजोल्व हो जाता है, उसके बाद में ये जो कंडीशन है दोस्तों, ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया की क्या होती है, डेवलप होती है। तो यहाँ पर पेशेंट को इमोबिलाइज करना, वो वाला अगर आप एक्शन करके आते हो, मान लो क्वेश्चन में दिया हुआ होता वो कि भाई आपको क्लाइंट को इमोबिलाइज रखना है, तो वो बिल्कुल क्या हो जाता है दोस्तों, गलत हो जाता है। क्योंकि वो आपको, आपके दिमाग में यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या चलता है, स्पाइनल कोड इंजरी चलती है। जबकि यहाँ पर क्वेश्चन किसका पूछ रहा है, ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है दोस्तों ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया के बारे में। चलो हम बात करते हैं, फिर हम इसके क्वेश्चन के ऊपर आएंगे। ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया भी बोलते हैं दोस्तों, इसे हम ऑटोनोमिक हाइपर रिफ्लेक्सिया के नाम से भी जानते हैं। इसे हम ऑटोनोमिक हाइपर रिफ्लेक्सिया भी बोल देते हैं इसे हम। एक्चुअली में जब भी स्पाइनल कोड के अंदर कोई भी इंजरी हो,
और जो लीजन है, कोई भी लीजन का डेवलपमेंट हो जाए कहाँ पर दोस्तों, T6 और उससे ऊपर, T6 और अबव, ऐसे लिखो, अबव T6 लिखो, T6 और अबव नहीं, अबव T6, या फिर सर्वाइकल लीजन भी हो सकते हैं, सर्वाइकल लीजन भी हो सकते हैं, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी लीजन डेवलप हो रहा है कहाँ पे, T6 से ऊपर या फिर सर्वाइकल जो लीजन है उनके अंदर, ठीक है। तो उस कंडीशन के अंदर दोस्तों उस पेशेंट को क्या रहता है, चांस रहता है ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया का। इसका मेन रीजन क्या होता है दोस्तों, दो एक ऐसे बड़े बड़े रीजन है ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया के, जो आप सोचोगे कि ये भी कोई रीजन हो सकते हैं क्या दोस्तों। एक तो है दोस्तों डिस्टेंडेड ब्लैडर एंड बाउल, डिस्टेंडेड ब्लैडर एंड बाउल, अलग अलग तरीके से लिखे हुए आ सकते हैं। ये डिस्टेंडेड ब्लैडर लिखा हो सकता है, रिटेंशन ऑफ यूरिन लिखा हो सकता है, किंक्स इन फोलेज कैथेटर लिखा हो सकता है, समझा दूंगा। और जो बाउल है, बाउल का मतलब क्या होता है, जो फीकल मैटर से भरी हुई, जैसे पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन हो दोस्तों, ठीक है, तो जो फीकल मैटर है उसका इंफेक्शन हो रहा हो, इन्फेक्शन नहीं बोल रहा हूँ, इंफेक्शन है मतलब कि वो पूरी भरी हुई है, जो बाउल है, इंटेस्टाइन है। तो दोस्तों ये चीज़ें कभी होती है ना उस पेशेंट के अंदर, जिसके अंदर जो लीजन है दोस्तों यहाँ पर पाया जाता है, T6 से ऊपर जो लीजन पाया जाए, और उस पेशेंट के अंदर अगर ये कंडीशन देखने को मिल जाए, डिस्टेंडेड ब्लैडर और बाउल देखने को मिल जाता है, तो उस कंडीशन के अंदर पेशेंट का जो सिंपैथेटिक जो सिस्टम है, सिंपैथेटिक जो फाइबर्स है ना दोस्तों, वो क्या हो जाते हैं, स्टिमुलेट हो जाते हैं। सिंपैथेटिक फाइबर्स क्या हो जाते हैं, उसके स्टिमुलेट हो जाते हैं। और ये सिंपैथेटिक फाइबर्स स्टिमुलेट होकर दोस्तों उस पेशेंट के अंदर हेडेक और हाइपर बीपी कर देते हैं, मतलब कि हाइपरटेंशन, हेडेक एंड हाइपरटेंशन कोज कर देते हैं उस पेशेंट के अंदर। एक तो हेडेक कोज कर देंगे, एक हाइपरटेंशन कोज कर देंगे। ये हाइपरटेंशन बढ़ा हुआ जो बीपी है दोस्तों, ये स्टिमुलेट करता है किसको, बैरो रिसेप्टर्स को, जो बीपी को कंट्रोल करने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। ये बैरो रिसेप्टर्स स्टिमुलेट होकर जो वैसोमोटार सेंटर है उसको स्टिमुलेट करता है। वैसोमोटार जो सेंटर है दोस्तों उसको क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। मेरे को थोड़ा सा समझाना जरूरी है, फिर मैं क्वेश्चन के ऊपर आऊंगा दोस्तों आपके सामने, है ना। कहीं आप समझो ही नहीं कि ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया होता है क्या है, फिर क्वेश्चन कैसे समझोगे। वैसोमोटार सेंटर जब भी स्टिमुलेट होगा तो दो चीजें होंगी दोस्तों, एक होगा वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन और एक होगा दोस्तों वैसो डायलेशन। दोनों चीजें देखने को मिलेंगी, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन भी देखने को मिलेगा और वैसो डायलेशन भी देखने को मिलेगा। वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन बिलो द लीजन, मतलब जहां पर लीजन हो रहा है ना, हमने पढ़ा है ना T6 के ऊपर लीजन है, मान लो T5 पे लीजन है, तो उससे नीचे का जो पार्ट होगा दोस्तों उसमें क्या देखने को मिलेगा, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन देखने को मिलेगा। और उससे ऊपर वाला पार्ट होगा दोस्तों, वहां पर क्या देखने को मिलेगा, वैसो डायलेशन देखने को मिलेगा। तो अबोव द लीजन वैसो डायलेशन, अबोव द लीजन, लीजन से ऊपर क्या देखने को मिलेगा, वैसो डायलेशन देखने को मिलेगा। अब ये जो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन है ना दोस्तों, ये जब होगा तो उस पेशेंट के अंदर क्या डेवलप होगा, एक तो पैलरनेस आएगा और एक उसके अंदर क्या आएगा दोस्तों, कूलनेस। ये कहां पर डेवलप होगा, ये बिलो द लीजन डेवलप होंगे। ये पैलरनेस और जो कूलनेस है कहां डेवलप होंगे, बिलो द लीजन डेवलप होंगे। और अबोव द जो लीजन है दोस्तों, एक तो उसकी स्किन क्या हो जाएगी दोस्तों, फ्लश्ड स्किन हो जाएगी, मतलब कि वार्म, ऐसे रेडनेस आ जाएगा, ऐसे गरम गरम से उसको फील होगा, ऐसा उसको क्या होने लग जाता है दोस्तों, फील होने लग जाता है, फ्लश्ड स्किन फील होने लग गई। एक ये क्या काम करता है दोस्तों, वेगस नर्व है, वेगल स्टिमुलेशन करवाता है, वेगल स्टिमुलेशन। वैसोमोटर सेंटर क्या करता है, वेगल स्टिमुलेशन। और ये वेगल जब स्टिमुलेशन होता है दोस्तों, उस पेशेंट को क्या होने लग जाता है, ब्रेडिकार्डिया डेवलप होता है। तो दो सिम्टम आपको ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया में पक्का याद रखने हैं, चाहे सारे भूल जाओ लेकिन दो जरूर याद रखना, एक ब्रेडिकार्डिया और एक हाइपरटेंशन, एक ब्रेडिकार्डिया और एक हाइपरटेंशन, ये दोनों सिम्टम आपको जरूर याद रखने हैं, ठीक है। फ्लश्ड स्किन के अलावा जैसे इसके अंदर स्वेटिंग देखने को मिलती है, ठीक है, स्वेटिंग है ये भी देखने को मिलती है। तो ये सिम्टम्स इसके अंदर क्या होते हैं दोस्तों, डेवलप होते हैं। तो ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया का जो सिम्टम्स है वो आपको याद रखना है कि भाई पेशेंट के अंदर जैसे हाइपरटेंशन है, हेडेक है, वो डेवलप होगा, पैलरनेस, कूलनेस, ब्रेडिकार्डिया, फ्लश्ड स्किन, स्वेटिंग, ये सब क्या सिम्टम्स क्या होते हैं दोस्तों उसके अंदर डेवलप होते हैं। तो आपका पूरा और पूरा मेन जो टारगेट है ना दोस्तों, एक तो बीपी को कंट्रोल करना है क्योंकि हाइपरटेंशन के अंदर पेशेंट है, और एक जो इसका मेन टारगेट है ना, इसका जो कोज है उसको ट्रीट करना है। तो कोज क्या है दोस्तों, कि भरा हुआ यूरिनरी ब्लैडर, मतलब कि यूरिनरी जो ब्लैडर है दोस्तों वो यूरिन से क्या हो, फुल हो, या फिर जो इंटेस्टाइन है दोस्तों वो इंटेस्टाइन फीकल मैटर से क्या हुई हो दोस्तों, भरी हुई हो, तो उनको आपको क्या करना है, उसको ट्रीट करना है। तो ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया के सिम्टम अपने आप क्या हो जाएंगे, ट्रीट हो जाएंगे। अब आ जाओ, सिंपल सी बात है कि ऑटोनोमिक जो सिस्टम है दोस्तों उसमें सिंपैथेटिक सिस्टम का हाइपर स्टिमुलेशन हुआ है, उसके कारण ये सिम्टम्स क्या हुए हैं दोस्तों, अराइज हुए हैं। बस सिंपल सी बात है। उसका रीजन क्या था कि ब्लैडर का मेनली डिस्टेंडेड होना, या फिर जो बाउल है उसका फीकल मैटर से भरा हुआ होना, इंफेक्शन होना, ठीक है, तो तब होता है। अब इसमें
पहली प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए दोस्तों, पहली प्रायोरिटी हाई पोलर पोजीशन देंगे या एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन देंगे, चेक करेंगे ब्लैडर एंड बाउल, या फिर चेक बीपी एवरी 5 मिनट्स। ठीक है, चेक बीपी एवरी 15 मिनट्स लिखना है इसको, चेक बीपी एवरी 15 मिनट्स, 5 मिनट्स नहीं 15 मिनट्स करना। अब देखो सबसे पहला देखा है दोस्तों, इसका जो आंसर होगा उसकी प्रायोरिटी लिखा देता हूं आपको, प्रायोरिटी। ध्यान रखना, ये तो डायरेक्टली भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ऑटोनोमिक डिस्प्लेक्सिया का पेशेंट है तो उसको आप कौन सी पोजीशन दोगे, डायरेक्टली क्वेश्चन ये भी आ सकता है। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों, सबसे पहले हम प्रोवाइड करेंगे हाई पोलर पोजीशन। तो प्रोवाइड हाई फाउलर पोजीशन टू पेशेंट, हाई फाउलर पोजीशन टू पेशेंट। इसकी प्रायोरिटीज एक्चुअली में मोस्टली में थोड़ी सी अलग दे रखी है, सोंडस में थोड़ी सी अलग दे रखी है, तो मैं दोनों के अकॉर्डिंग आपको लिखवा रहा हूँ, लेकिन जो लिखवा रहा हूँ बिल्कुल बेस्ट है, वो गलत नहीं होगी। ठीक है, प्रोवाइड द हाई पोलर पोजीशन टू द पेशेंट। इसके बाद में दोस्तों हम क्या करेंगे, असेस फॉर फुल ब्लैडर एंड फीकल इंफेक्शन। अब इसको समझा देता हूं मैं एक बार आपको थोड़ा सा, आपको ये चेक करना है कि यूरिन ब्लैडर फिल तो नहीं हुआ है। अगर उसका फोलेज कैथेटर लगा हुआ है ना, तो ये देखो कहीं किंक तो नहीं, क्योंकि अगर वो ट्यूब मान लो किंक है तो उसके कारण क्या होगा, जो यूरिनरी ब्लैडर है ना दोस्तों वो क्या हो जाएगा, पूरा फुल हो जाएगा, और वो उसका ऑटोनोमिक डिस्रिफ्लेक्सिया क्या करवाएगा, हमारे पास सामने कॉज करवाएगा। इसके अलावा हम पेशेंट के अटेंडर से उनसे सबसे या पेशेंट से हिस्ट्री लेंगे कि भाई उसके अंदर कोई कॉन्स्टिपेशन तो नहीं था, 3-4 दिन से स्टूल पास आउट हुआ है या नहीं हुआ है, तो उसको हम क्या करेंगे दोस्तों, असेस करेंगे। तो असेस फॉर द फुल ब्लैडर एंड फीकल इंफेक्शन, ये आपको चेक करना है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि ऑप्शन में अलग अलग आ सकते हैं, मान लो क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाए कि ऑटोनोमिक डिस्रिफ्लेक्सिया का कॉज होता है, उसमें 3 ऑप्शन बिल्कुल अलग दे दे, चौथा दे दे किंक्स ऑफ द फोलेज कैथेटर, कि फोलेज कैथेटर के अंदर किंकिंग हो गई है। ठीक है, वो जो ट्यूब है वो मुड़ गई है, ऐसे भी आ सकता है। तो कैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको असेस करना है कैसे भी कि भाई यूरिन ब्लैडर फुल तो नहीं है और जो फीकल मैटर है वो भरा हुआ तो नहीं है। ठीक है, या कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है, तो वो आपको चेक करना है। उसको आपने असेस कर लिया, फुल ब्लैडर को, फीकल इंफेक्शन को, उनको सबको चेक कर लिया। इसके बाद दोस्तों पेशेंट के साथ रहना है, असेस द बीपी एवरी 15 मिनट, असेस द बीपी इन एवरी 15 मिनट्स। हर 15 मिनट में पेशेंट को बीपी हम क्या करते रहेंगे दोस्तों, चेक करते रहेंगे। इसके बाद हम नोटिफाई करेंगे एससीपी को, नोटिफाई द एससीपी और प्रोवाइड एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन एज प्रिस्क्राइब्ड, हाइपरटेंसिव मेडिकेशंस एज प्रेस्क्राइब। जो भी मेडिकेशंस प्रेस्क्राइब की गई हैं उन सभी मेडिकेशंस को हम क्या करेंगे दोस्तों, एडमिनिस्टर कर देंगे। ठीक है, तो ये 5 आपको याद रखने हैं। सबसे मेन ये जरूर ध्यान रखना कि कौन सी पोजीशन देते हैं, और दूसरा ये जरूर ध्यान रखना, और भी याद नहीं हो तो ये 2 तो आपको याद रखने ही रखने हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इन एन इवेंट ऑफ कन्वर्जन इन एक्लेम्सिया। सीधा कई बार क्वेश्चन में है ना कन्वर्जन भी नहीं देखा, इन एन इवेंट ऑफ एक्लेम्सिया भी लिखा हुआ आ सकता है, ध्यान रखना। पेशेंट को क्या है दोस्तों, एक्लेम्सिया की कंडीशन है, तो अब एक्लेम्सिया आपको बताने की जरूरत मुझे होनी नहीं चाहिए कि एक्लेम्सिया की कंडीशन क्या है। आपको सबको पता है कि ये क्या है दोस्तों, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन है। अगर प्रेगनेंसी में 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी के बाद में दोस्तों अगर किसी भी पेशेंट को हाइपरटेंशन डेवलप होता है, मतलब कि प्री एक्लेम्सिया की कंडीशन डेवलप होती है जिसके अंदर बीपी इंक्रीज हो जाएगा, प्रोटीन यूरिया होगा, एडिमा होगा। ठीक है, इसके साथ में दोस्तों अगर पेशेंट को कन्वर्जेंस आने लग जाते हैं, ठीक है, सीजर आने लग जाते हैं, तो उसे हम किस नाम से जानते हैं, एक्लेम्सिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, सीधी सी बात ये होगी। इसके बाद इसमें दे रखा है आफ्टर टर्निंग क्लाइंट ऑन हर साइड एंड एडमिनिस्टर ऑक्सीजन व्हाट विल बी द नेक्स्ट नर्सिंग एक्शन। तो इसमें दे रखा है कि आपने क्लाइंट को क्या कर दिया, उसकी साइड में टर्न कर दिया और आपने ऑक्सीजन भी क्या कर दी, एडमिनिस्टर कर दी, तो नेक्स्ट नर्सिंग एक्शन क्या होगा वो आपको बताना है। इसमें ये दे रखा है कि भाई क्लाइंट के साथ रहना है, आपको रिमेन विद द क्लाइंट एंड कॉल फॉर हेल्प, या फिर आपको फीटल जो हार्ट रेट है दोस्तों उसको क्या करना है, मॉनिटर करना है, या एडमिनिस्टर करना है MgSO4 जो प्रिस्क्राइब किया गया है, या फिर क्लाइंट को क्या करवाना है दोस्तों, आपको सक्शन करवाना है। ठीक है, चलो सबसे पहली चीज दोस्तों हमें क्लाइंट की सेफ्टी चाहिए, और सेफ्टी आप ही दोगे, तो रिमेन विद द क्लाइंट। क्यों, क्योंकि पेशेंट है ना दोस्तों, गिर सकता है, पेशेंट क्या हो सकता है दोस्तों, गिर सकता है, तो रिमेन विद द क्लाइंट एंड कॉल फॉर हेल्प। अगर आप और कोई हेल्प के लिए है तो उसको आप बुलाओगे, नहीं है तो भी काम चलाओगे अपने खुद से, लेकिन आपको क्लाइंट के साथ रहना है टू एंश्योर सेफ्टी। क्योंकि मान लो एकदम से कन्वर्जन आ गया और वो गिर गई चक्कर खा के, तो इसलिए आपको क्लाइंट के साथ रहना है। तो पहली चीज क्या है कि आपको रिमेन रहना है क्लाइंट के साथ आपको बने हुए रहना है।
अब हम पेशेंट का क्या करेंगे दोस्तों, एयरवे को क्या करेंगे, ओपन है या नहीं है एंश्योर करेंगे। तो उसको एंश्योर करने के लिए हम क्लाइंट को क्या करेंगे, उसकी साइड क्या करेंगे, टर्न करेंगे। ठीक है, टर्न द क्लाइंट ऑन हर साइड एंड एंश्योर, मतलब ये एंश्योर करेंगे कि एयरवे ओपन है या नहीं है। क्लाइंट को उसकी साइड कर देंगे। एक्चुअली में कभी भी हम पेशेंट को सुपाइन पोजीशन के अंदर नहीं रखते हैं, ठीक है, क्योंकि उसको सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम हो सकता है, जो यूट्रस है उसके द्वारा इंफीरियर वीना कावा है उसका क्या हो जाता है, कंप्रेशन हो जाता है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम लेफ्ट लेटरल पोजीशन पेशेंट को देते हैं। ठीक है, तो क्लाइंट को हम उसकी साइड कर देंगे ताकि उसका जो एयरवे है दोस्तों वो ओपन रहे, जो यूट्रस है उसके द्वारा क्या नहीं हो, कंप्रेशन नहीं हो। ठीक है, उसका एयरवे उसको चेक करेंगे हम कि वो ओपन है या नहीं है, एयरवे में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है। ठीक है, वो सब चीजें क्या कर लेंगे दोस्तों, हम एंश्योर कर लेंगे। तो टर्न द क्लाइंट ऑन हर साइड एंड एंश्योर द ओपन एयरवे, ये चीज हो गई। इसके बाद में हम दोस्तों क्या देंगे, पेशेंट को ऑक्सीजन देंगे। तो इसके बाद थर्ड हम देंगे ऑक्सीजन। तो एडमिनिस्टर द ऑक्सीजन, एडमिनिस्टर द ऑक्सीजन। लगभग हम ये जो ऑक्सीजन देते हैं ना दोस्तों, लगभग 8 से और 10 लीटर पर मिनट की स्पीड पे देते हैं। ठीक है, रेट पे 8 से 10 लीटर पर मिनट की रेट पे हम क्या ये ऑक्सीजन देते हैं। ऑक्सीजन देने के बाद में अब हमने मदर को थोड़ा सा क्या किया, स्टेबल किया है। फिर हम फीटल को भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। फिर हम असेस करेंगे, असेस द फीटल हार्ट रेट। कई बार बच्चे इसको सबसे पहले समझ लेते हैं कि सबसे पहले असेस द फीटल हार्ट रेट करते हैं, क्योंकि वो मोस्ट भी पढ़ते हैं। मोस्ट भी के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर आंसर दे रखा है फीटल हार्ट रेट को असेस करना, तो उनको बार बार यही लगने लग जाता है। तो ये ध्यान रखना। उसके बाद में हम फीटल हार्ट रेट को असेस करते हैं। इसके बाद में दोस्तों हम क्या करते हैं, जो प्रेस्क्राइब की गई है वो मेडिसिन हम क्या करेंगे दोस्तों, एडमिनिस्टर करेंगे। तो एडमिनिस्टर द प्रेस्क्राइब्ड मेडिकेशन, प्रेस्क्राइब्ड मेडिकेशन, एडमिनिस्टर द प्रेस्क्राइब्ड मेडिकेशन। जो भी मेडिकेशन उसको प्रेस्क्राइब की गई है दोस्तों, वो मेडिसिन हम क्या कर देंगे, उसको दे देंगे। ठीक है, ज़्यादातर MGSO4 है वो दी जाती है। इसके बाद क्या हो गया दोस्तों, उसके बाद में मान लो पेशेंट को सीजर आ गया, आ चुका, और पेशेंट अब बिल्कुल क्या हो चुका है, हमारे सामने वो स्टेबल हो चुका है। ठीक है, तो आफ्टर सीजर इंसर्ट एंड ओरल एयरवे। एक ओरल जो एयरवे है दोस्तों वो इंसर्ट करेंगे हम, जैसे गुडेल एयरवे आता है। ठीक है, डायरेक्टली क्या सक्शन करने में भी क्या रहेगा वो दोस्तों हेल्प करेगा। ठीक है, तो आफ्टर सीजर इंसर्ट ओरल एयरवे एंड सक्शन द क्लाइंट को क्या, अब जैसे ही आपने क्लाइंट को क्या करवा दिया दोस्तों, सक्शन करवा दिया। सक्शन करवाने के बाद में आप क्या करोगे, आपको अगर ये कहा गया है कि भाई डिलीवरी के लिए आपको क्या करना है, पेशेंट को दोस्तों प्रिपेयर करना है। ऐसे कंडीशन के अंदर ज़्यादातर डिलीवरी करवा दी जाती है, तो फिर आप प्रिपेयर करोगे। अगर आपको कहा गया है तो प्रिपेयर फॉर डिलीवरी, ठीक है, फिर क्लाइंट को आप डिलीवरी के लिए क्या करोगे, प्रिपेयर करोगे। ठीक है, बस यही है। इस सीक्वेंस को याद कर लो आप, तो बहुत है। इसमें क्वेश्चन में ये जरूर ध्यान रखना कि भाई आपको इसका रीजन क्या है, ये ध्यान रखना। इसका रीजन ये है कि आपको जो सेफ्टी है ना दोस्तों, सबसे पहले एंश्योर करनी पड़ती है पेशेंट की। चलो एक बार स्क्रीनशॉट लो फर्स्ट, ये यहाँ पे इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए 38 प्रेग्नेंट वुमन इज शोइंग कंप्लेन ऑफ हैविंग फीलिंग दैट समथिंग इज कमिंग थ्रू वेजाइना, वेरिएबल डेसिलरेशन एंड इरेगुलर एंड स्लो फीटल हार्ट रेट आफ्टर एलिवेटिंग द फीटल प्रेजेंटिंग पार्ट बाय अप्लाइंग फिंगर प्रेशर यूजिंग ग्लव्ड हैंड, व्हाट विल बी द नेक्स्ट नर्सिंग एक्शन। बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शन यही दे रखा है कि ऑप्शन देखो, इसमें क्या दे रखा है कि एक 38 वीक प्रेग्नेंट वुमन है, 38 प्रेग्नेंट वुमन ही है, 38 वीक प्रेग्नेंट वुमन है। ठीक है, एक प्रेग्नेंट वुमन है, 38 वीक की प्रेगनेंसी, उसको वो कंप्लेन कर रही है। उसको ऐसे लग रहा है कि उसकी वेजाइना के थ्रू समथिंग क्या हो रहा है दोस्तों, बाहर आ रहा है। इसके साथ में उसको सिम्टम्स फील हो रहे हैं कि उसको वेरिएबल डेसिलरेशन देखने को मिला है। ठीक है, वेरिएबल डेसिलरेशन के साथ में उसकी जो पल्स है इरेगुलर एंड स्लो फीटल हार्ट रेट देखने को मिल रही है। तो अब इसमें दे रखा है कि भाई नर्स ने दो काम कर दिए। एक क्या कर दिया, उसने एलिवेट कर दिया फीटल प्रेजेंटिंग पार्ट को बाय अप्लाइंग फिंगर प्रेशर और ग्लव्ड हैंड के द्वारा, एक काम ही किया उसने, है ना। और फिर उसके बाद नेक्स्ट नर्सिंग एक्शन क्या होगा, देखो अभी समझाता हूँ क्या है इसमें। पहली बात देखो दोस्तों, एक कंडीशन क्या है उसको समझना आपको जरूरी है। ये जो सारे के सारे सिम्टम्स जो है ना, वेरिएबल डेसिलरेशन का हो या फिर ऐसा फील हो रहा हो कि फीमेल को कि भाई समथिंग कमिंग थ्रू वेजाइना हो, ठीक है, उसकी जो पल्स रेट है, फीटल हार्ट रेट, वो इरेगुलर है। तो ये सारी चीजें सिम्टम्स है ना दोस्तों, ये अम्लाइकल कॉर्ड प्रोलैप्स को दिखा रही है। ये कॉर्ड प्रोलैप्स में लिखा हुआ सकता है, कॉर्ड प्रोलैप्स, अम्लाइकल कॉर्ड या कॉर्ड प्रोलैप्स को क्या कर रही है दोस्तों, ये शो कर रही है। ठीक है,
आपने सुना होगा कि भाई वेरिएबल डेसिलेशन आता है कोड कंप्रेशन के अंदर आता है, वेरिएबल डेसिलेशन है दोस्तों किसके अंदर आता है, कोड कंप्रेशन के अंदर आता है। अब इसमें क्या किया उसने नर्स ने, पहला काम क्या किया दोस्तों, एक्चुअली में कोड कंप्रेशन के चांसेस होते हैं तो फीटल को जो ब्लड सप्लाई है दोस्तों वो रुक जाएगी अगर कोड का कंप्रेशन हो गया तो उस कंडीशन के अंदर क्या करती है नर्स, 2 फिंगर को यूज करते हुए उनको इंसर्ट करती है, ठीक है, थ्रू वेजाइना टू द सर्विक्स, और सर्विक्स से इंसर्ट करके कोशिश करती है कि जो बच्चे का जो फीटल पार्ट जो है ना दोस्तों, फीटल का प्रेजेंटिंग पार्ट है उसको थोड़ा सा ऊपर उठा दे, ताकि वो जो कोड है ना जो उसके नीचे है ना वो कंप्रेस जो हो रही है ना दोस्तों वो कोड, वो उसको उठाने से थोड़ी सी कंप्रेशन क्या हो जाए दोस्तों, रुक जाए। तो पहला काम यही किया जाता है, ध्यान रखना, आफ्टर एलिवेटिंग द फीटल प्रेजेंटिंग पार्ट बाय अप्लाइंग फिंगर प्रेशर थ्रू यूजिंग ग्लव्ड हैंड, ठीक है। तो पहला काम, पहली जो प्रायोरिटी होगी दोस्तों वो यही होगी इसमें, ठीक है, एलिवेटिंग द फीटल प्रेजेंटिंग पार्ट बाय अप्लाइंग फिंगर प्रेशर यूजिंग ग्लव्ड हैंड। तो इसके अंदर क्या किया जाएगा, एलिवेट किया जाएगा, एलिवेट द फीटल प्रेजेंटिंग पार्ट, बस सीधा लिख लेता हूं सिंपल, यूजिंग 2 फिंगर्स को यूज करके हम कोशिश करते हैं कि जो फीटल का प्रेजेंटिंग पार्ट है जो कोड को कंप्रेस कर रहा है ना उसको क्या कर दे दोस्तों, हम एलिवेट कर दे, बस ये इसको आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में हम पोजीशन क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, लेकिन फिर भी आप ऑप्शन देख के करना। मान लो कोई क्वेश्चन दे दे कि फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी, और फर्स्ट प्रायोरिटी के अंदर है ना दोस्तों ये वाला जो ऑप्शन है वो लिखा हुआ ही नहीं है कि भाई फीटल प्रेजेंटिंग पार्ट को वो हम करेंगे, और दूसरे ऑप्शन आ जाए इसके अंदर भाई ऑक्सीजन एडमिनिस्टर कर दो या फिर पोजीशन का आ जाए, तो फिर उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन करके आना है। कहीं ऐसे नहीं है कि आप सबको सर पहला वाला जो मैंने पहला वाला ये पढ़ा था कि जो फीटल प्रेजेंटिंग पार्ट है उसको हम लिफ्ट करते हैं, ऊपर उठाते हैं, वो तो था ही नहीं तो मैंने क्वेश्चन छोड़ दिया, ऐसे नहीं है दोस्तों। जब पहला ऑप्शन में नहीं दे रखा तो दूसरा आपका फर्स्ट प्रायोरिटी बन जाएगा, ये भी आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। अब हम इसके बाद में क्लाइंट को क्या देंगे दोस्तों, पोजीशन देंगे। अब पोजीशन के अंदर है ना, इसके अंदर 3 प्रकार की पोजीशन दी जाती है, आपको अलग अलग बुक में मिलेगी। डीसी दत्ता के अंदर ये दे रखी है दोस्तों सिम्स पोजीशन, ठीक है, तो तीनों ही सही है, गलत कोई नहीं है, ऐसा नहीं है कि कोई सी पोजीशन क्या है दोस्तों इसके अंदर गलत है, तो गलत नहीं है। सिम्स पोजीशन भी दे सकते हैं, या फिर नी चेस्ट पोजीशन दे सकते हैं, या फिर हम एक्सट्रीम ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन भी दे सकते हैं। ठीक है, ये पोजीशन हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, पेशेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं। अब हमने पोजीशन प्रोवाइड कर दी, पोजीशन प्रोवाइड करने के बाद में नेक्स्ट काम फिर ऑक्सीजनेशन का आता है दोस्तों। हमेशा आप हमेशा यही पढ़ते हो कि आपने जब पोजीशन दे दी तो पोजीशन के बाद में आपको क्या देना है, ऑक्सीजन देना है। तो अब पेशेंट को हम क्या करेंगे, एडमिनिस्टर करेंगे ऑक्सीजन, एडमिनिस्टर ऑक्सीजन। अब हमने पेशेंट को ऑक्सीजन देनी है, वही रेट रखेंगे लगभग 8 से 10 लीटर पर मिनट की रेट पे, रेट वही रखेंगे लगभग 8 से 10 लीटर पर मिनट की रेट पे हम रखेंगे। इसके बाद में दोस्तों वहां पर जैसे हमने किया था वही इसी प्रकार यहां पर भी हम अब क्या करेंगे, हम फीटल हार्ट रेट को क्या करेंगे दोस्तों, असेस करेंगे। तो असेस द फीटल हार्ट रेट। अब हमने फीटल हार्ट रेट को क्या कर लिया है दोस्तों, असेस कर लिया है। इसके बाद में हम प्लासेंटल परफ्यूजन को बढ़ाने के लिए हमें क्या देना पड़ेगा दोस्तों, आईवी फ्लूइड देना पड़ेगा, क्योंकि जितना ज्यादा फ्लूइड बढ़ेगा प्लाज्मा का एक्सपेंड होगा, प्लाज्मा जितना एक्सपेंड होगा तो प्लासेंटा तक जो मदर का जो ब्लड है, जो आईवीएस के अंदर इंटरविलस जो स्पेस है उसके अंदर ज्यादा पहुंचेगा, तो वहां से जो ट्रांसफ्यूजन जो होगा दोस्तों, मतलब कि हम जानते हैं जो ब्लड है वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते, लेकिन जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है, वाटर है, वो तो क्रॉस करेंगे ना, तो इसलिए जो प्लासेंटल परफ्यूजन बोलते हैं उसे हम, वो क्या होगा दोस्तों, इंक्रीज होगा। तो आईवी फ्लूइड हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इसके लिए स्टार्ट करना पड़ेगा, और फिर हम लास्ट इसको क्या करेंगे, वही डिलीवरी के लिए क्या करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे। ज्यादातर इसमें सिजेरियन नहीं किया जाता है ना, बहुत कम चांसेस होते हैं कि हम इसके अंदर असिस्टेड डिलीवरी करते हैं। प्रिपेयर फॉर इमीडिएट डिलीवरी, प्रिपेयर फॉर इमीडिएट डिलीवरी, ठीक है। चलो जल्दी से लिखो। इस क्वेश्चन का मैंने आंसर नहीं करवाया क्या अभी, ठीक है। तो इसमें देखा कि फीटल प्रेजेंटिंग पार्ट अपने प्रेशर अप्लाई कर दिया, उसके बाद आपको क्या करना है ना, चलो एक मिनट। तो प्लेस द क्लाइंट इनटू एक्सट्रीम ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन। इसके बाद में हम क्या करेंगे दोस्तों, क्लाइंट को ट्रेंडलेनबर्ग जो पोजीशन है वो देंगे। एक्सट्रीम मतलब पूरी अच्छी तरह से एक्सट्रीम कंडीशन में रखा जाता है। एक्सट्रीम ट्रेंडलेनबर्ग जो पोजीशन है दोस्तों वो क्या की जाती है, प्रोवाइड की जाती है।
ये मैंने आपको सीक्वेंस लिखा ही दिया तो आपको ये बताने की जरूरत है नहीं कि इसके बाद क्या होगा ना। इसकी सोर्स शायद ले लिया आपने सारे, ये चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों कि इन केस ऑफ नॉन रीएश्योरिंग फीटल हार्ट रेट व्हाट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन आफ्टर डिसकंटिन्यूइंग ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन। कि कोई भी हमने फीटल हार्ट रेट चेक की, बच्चे की जो फीटल हार्ट रेट है दोस्तों वो कैसी आ रही है, नॉन रीएश्योरिंग फीटल हार्ट रेट आ रही है। ठीक है, तो मोस्टली ये कहते हैं कि नॉन रीएश्योरिंग, या फिर हम खुद ये समझ सकते हैं कि नॉन रीएश्योरिंग जो फीटल हार्ट रेट है दोस्तों उसके अकॉर्डिंग क्या है कि कई सारी जो कंडीशंस है ना दोस्तों इनको हम रख सकते हैं कि भाई फीटल हार्ट रेट जो है दोस्तों वो किस में नहीं है, नॉर्मल कंडीशन के अंदर नहीं है। फीटल हार्ट रेट किस में नहीं है दोस्तों, नॉर्मल कंडीशन के अंदर नहीं है। जैसे मान लो कि ब्रेडिकार्डिया हो तो वो भी किसके अंदर आएगा, नॉन रीएश्योरिंग के अंदर आएगा। या फिर दोस्तों टैकीकार्डिया हो, टैकीकार्डिया दे रखा हो, या लेट डेसिलरेशन दे रखा हो। ठीक है, क्या दे रखा हो आपको, लेट डेसिलेशन दे रखा हो, या फिर जो कॉन्ट्रैक्शन है वो हाइपरटोनिक हो, हाइपरटोनिक कॉन्ट्रैक्शन। तो इन सभी कंडीशंस को किसके अंदर रख रहा है, वो नॉन रीएश्योरिंग फीटल हार्ट रेट के अंदर रख रहा है। ठीक है, सब किसके अंदर रख रहा है, वो नॉन रीएश्योरिंग फीटल हार्ट रेट के अंदर रख रहा है। प्रोलॉन्ग्ड भी रख सकते हो, प्रोलॉन्ग्ड डेसिलरेशन, प्रोलॉन्ग्ड डेसिलरेशन, प्रोलॉन्ग्ड डेसिलरेशन। ठीक है, 1 2 3 4 और 5 कंडीशन मैंने आपको लिखवा दी हैं। तो इन सबको किस नाम से जाना जाएगा दोस्तों, नॉन रीएश्योरिंग फीटल हार्ट रेट। तो इसके अंदर ये दे रखा है कि आपने भाई ऑक्सीटोसिन रोक दिया, उसके बाद में नेक्स्ट जो चीज है ना दोस्तों वो आप क्या करोगे। तो इसके अंदर क्या क्या करना है उन सब के बारे में हम पढ़ते हैं कि भाई सीक्वेंस वाइज आपको क्या करना है। सबसे पहला इसके अंदर जो प्रायोरिटी है दोस्तों वो ये करना है आपको, जो कोज क्या है ना इसका उसको आइडेंटिफाई करोगे कि भाई किसके कारण हो रहा है, ये कोल्ड कंप्रेशन के कारण हो रहा है, मैटरनल हाइपरटेंशन के कारण हो रहा है, मैटरनल हाइपोटेंशन के कारण हो रहा है, मैटरनल टैकीकार्डिया के कारण हो रहा है। कंडीशन का कोज क्या है दोस्तों, तो पहला कारण आप क्या असेस करोगे, आइडेंटिफाई करोगे कोज। फिर इसके बाद आप स्टॉप करोगे इन्फ्यूजन। ठीक है, स्टॉप द ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन। एक्चुअली के अंदर ये दोनों चीजें ना साथ की जाती हैं। ऐसे नहीं है कि आपको तो मान लो कोज पता ही नहीं चल रहा है, ऑक्सीटोसिन चल रहा है और हाइपोटोनिक कॉन्ट्रैक्शंस पहले से हो रहे हैं। तो इसलिए अगर आपको ये दोनों की दोनों चीजें जो होती है ना, आइडेंटिफाई कोज और स्टॉप द ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन, ये एक साथ चलते हैं। लेकिन मैंने इसलिए लिखा है आपको अलग अलग ऑप्शन के अंदर, मान लो आपको सेम एज इट इज मिल जाए, भाई आइडेंटिफाई कोज मिल जाए फिर स्टॉप द ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन, तो पहला हम आइडेंटिफाई द कोज करेंगे। लेकिन अगर ऑप्शन में आइडेंटिफाई कोज है ही नहीं तो फिर फर्स्ट प्रायोरिटी क्या बन जाएगी आपकी, स्टॉप द ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन बन जाएगा आपका। ठीक है, पहला काम हम फिर क्या कर देंगे दोस्तों, ऑक्सीटोसिन जो इन्फ्यूजन है दोस्तों उसको क्या कर देंगे, हम रोक देंगे। तो ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन को हमने क्या कर दिया दोस्तों, अब हमने रोक दिया। क्यों, क्योंकि अगर मान लो ऑक्सीटोसिन चलता रहा तो ये चलता हुआ जो ऑक्सीटोसिन है ना दोस्तों, ये मान लो कॉन्ट्रैक्शंस उनको भी बढ़ाएगा, या फिर प्लासेंटल जो परफ्यूजन है उसको भी क्या करेगा दोस्तों, उसको भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो इन सब के लिए हमें ऑक्सीटोसिन को रोकना क्या है, जरूरी है। इसके बाद में हम मदर की जो पोजीशन है ना उसको हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो चेंज द पोजीशन ऑफ मदर। अगर आपको कोई पोजीशन नहीं पता कि क्या पोजीशन देनी है तो फिर हम लेफ्ट लेटरल पोजीशन दे देंगे। कौन सी पोजीशन दे देंगे हम फिर मदर को, अगर आपको पोजीशन नहीं पता लग रहा तो फिर आप कौन सी पोजीशन दे दोगे दोस्तों, लेफ्ट लेटरल पोजीशन दे दोगे। अब पोजीशन दे दिया उसके बाद आपको सबको पता है कि ओबीजी के अंदर क्या करते हैं, पोजीशन देने के बाद में दोस्तों नेक्स्ट क्या होता है कि आप क्या प्रोवाइड करते हो, ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करते हो। फिर हम क्या ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करते हैं, तो एडमिनिस्टर ऑक्सीजन किस रेट के ऊपर करते हैं ऑक्सीजन को एडमिनिस्टर, हम 8 से और 10 लीटर पर मिनट के ऊपर करते हैं। रेट जो होती है दोस्तों वो कितनी रखते हैं हम, 8 से और 10 लीटर पर मिनट के ऊपर हम क्या रखते हैं दोस्तों, ऑक्सीजन देते हैं। इसके बाद में हम जो आईवी फ्लूइड है दोस्तों, देखो इसमें फीटल हार्ट रेट तुम्हें पहले ही पता लग गया ना कि फीटल हार्ट रेट क्या है, नॉन रीअश्योरिंग है। इसलिए आपको मैंने यहाँ पे डायरेक्टली इसके बाद फीटल हार्ट रेट नहीं लिखाया। कहीं आप सोच रहे हो कि सर फीटल हार्ट रेट क्यों नहीं आया यहाँ पे। फीटल हार्ट रेट वैसे भी हम कंटिन्यूअस इसमें क्या करते हैं, जैसे आईवी फ्लूइड स्टार्ट कर दिया उसके बाद में हमें ये चीज तो ध्यान रखनी है कि जो फीटल हार्ट रेट है उसको हम क्या करते रहेंगे दोस्तों, कंटिन्यूअसली क्या करते रहेंगे, असेस करते रहेंगे। तो कंटिन्यू असेस द फीटल हार्ट रेट। ठीक है, फीटस की जो हार्ट रेट है दोस्तों उसको हम कंटिन्यू क्या करते रहते हैं, असेस करते रहते हैं। इसके बाद में हम प्रिपेयर करेंगे उसको डिलीवरी के लिए, प्रिपेयर फॉर डिलीवरी। एक चीज और बताना चाहता हूं मैं आपको, ऑटोनोमिक डिस्ट्रिफ्लेक्सिया के अंदर मैंने आपको शायद अभी मेरे बीपी से याद आया इसमें कि ब्लड प्रेशर मैंने बताया नहीं, हर 15 मिनट के अंदर हम इसमें बीपी चेक करते रहते हैं ना, आपको लिखाया नहीं है शायद, मैंने बताया नहीं था ऑप्शन में, देखो एक सेकेंड,
हाँ नहीं करवा रखा है मैंने, ठीक है, ओके ओके। तो ये आपके क्वेश्चन हो गए, एक बार इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो आप, फिर खत्म करते हैं। इसके बाद में दोस्तों मैं आपको एक क्लास और लूंगा, उस एक क्लास के अंदर मैं सारे क्वेश्चन से लेके आऊंगा। यहाँ पर हम क्या है बहुत टाइम ले रहे हैं, एक क्वेश्चन के अंदर जैसे मान लो हमको 5-6 मिनट लग रहे हैं ना, ज़्यादा भी लग रहे हैं, 8-10 मिनट भी लग रहे हैं। वहाँ पर मैं आपको ज़्यादातर हर एक मतलब बहुत सारे क्वेश्चन लेके आऊँगा, 50 से भी ज़्यादा क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आऊँगा दोस्तों। और उन क्वेश्चन को मैं डायरेक्टली क्वेश्चन डालूंगा, उनके आंसर्स आपको जल्दी जल्दी बताऊँगा। ऐसे नहीं कि एक्सप्लेन नहीं करेंगे, जिस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने की अच्छी जरूरत होगी कि भाई उसको अच्छे से एक्सप्लेन करना है, उसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। जिसको थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि हाँ भाई पढ़ा हुआ है, आपको कम एक्सप्लेन करने की जरूरत है, उसे हम कम एक्सप्लेन करेंगे। तो अब हम अगली क्लास में आपसे मिलते हैं। सभी अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। थैंक यू सो मच।